हरिओम। सभी लोगों का आज की इस कक्षा में आज हम लोग योग के विषय पे वार्ता करेंगे। मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियोलॉजी, राइट। हृदय के विषय में हम अपनी बातचीत को आज जारी रखेंगे। पिछले दिनों जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग हृदय के पूरे स्वरूप को समझ लेंगे। पूरे स्वरूप का मतलब ये है कि उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, योगा कैसे कार्य करता है, प्राणायाम कैसे कार्य करता है ना, योग में आसन प्राणायाम कैसे कार्य करता है, और बाकी हर वो विषय वस्तु जो हृदय घात से आपको और आपके समाज को बचा सके, इसके संदर्भ में मेरे मस्तिष्क में बात आई और फिर हमने इसे मूर्त रूप दिया। इस क्रम में आपके बीच में एक सीएमओ उपस्थित रही कल। आप सभी के कई सारे प्रश्न थे और वो प्रश्न संभवतः समय के कारण से मैम की उपस्थिति, जो कि वो डेडिकेटली 1 घंटे ही आपको दे सकते थे, तो उन्होंने 1 घंटा दिया। आगे आपके बीच में एक एकेडमिशियन भी शामिल होंगी और एक ऐसे योग गुरु जो हार्ट पे विशेष कार्य किए हैं वो शामिल होंगे। तो कल की कक्षा प्रैक्टिकल कक्षा से संभवतः कुछ मिलती जुलती होगी। परंतु आज की कक्षा, यानी ये जो कक्षा है, जो मेरा स्वप्न था, मुझे लगता है कि इन 4 क्या 40 अध्यापक भी होते तो भी उन स्वप्न में ये बात, माना मेरी कक्षा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती, क्योंकि हम लोग आज एक लंबे नोट्स को बनाने का प्रयास करेंगे। पुरजोर कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि एक एक विषय वस्तु को, चाहे स्लाइड्स के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से हम समझ सके और हमारे मस्तिष्क में उस हृदय को ऐसे स्थापित करना है जैसे आपके हृदय में आपका मस्तिष्क स्थापित है। वाइस वर्सा बात है ना, कि जैसे आपके मन में कोई बात शामिल हो या आपके हृदय में कोई बात शामिल हो, तो अभी आपके मन में हृदय शामिल करना है, न कि हृदय में मन शामिल करना है। तो ये बहुत गूढ़ और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पूरे संदर्भ में जब भी हम शुरू से लेके अंत तक अपनी बात को समाप्त करेंगे, इस बीच में आपके मन में यदि कहीं भी कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे नोट डाउन करते रहिए। हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ द पॉइंट, जब ये कार्यशाला समाप्त हो, तो हृदय के संदर्भ में सारी बातें समझ सकें, जान सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बात हो जो आप साझा करना चाहते हो अदर देन हार्ट, तो वो भी हम कक्षा के अंत में बातचीत उसके विषय में जारी रखेंगे। आज हम लोग हृदय के विषय में समझेंगे और इसको आप एक कॉन्फ्रेंस कम बातचीत ज्यादा समझिए। ये मत समझिए कि आपको सुनने के लिए विश्व के कई सारे देशों के लोग जुड़े हुए हैं। आप ये सोचिए कि यदि आपको समझना हो एक रैंडम, एक लेमैन के रूप में, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझने पे बल देती है, वैसी कौन सी चीज है जो आप समझना चाहते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट, जब ये बात हृदय के संदर्भ में शामिल होती है तो। राइट। अब हमें इन पूरी पूरी पूरा वाक्यांश जो हमारा है वो इसी क्रम को फॉलो करेगा। हम यही जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर ये हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं तो उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उन चारों चैम्बर्स से होने वाले कार्यों का क्या योगदान है, किस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है, कैसे वो प्रवेश करता है। हृदय, आखिर हार्ट अटैक वाली जो घटना है, ये हृदय के साथ होती ही क्यों है। एक बात तो ये भी है, ऐसा क्यों नहीं होता कि लिवर अटैक होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि पैनक्रियाज अटैक होता। कभी किडनी अटैक सुना है कि आपके किडनी में अटैक आ गया हो? हाँ, हमेशा हार्ट में अटैक क्यों होता है, बेचारा हार्ट परेशान हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, आपके योग का सिद्धांत क्या है? आपका योग का सिद्धांत यही है ना कि अगर आप अपने को बेंट करते हो, मोड़ते हो और यानी अपने आप को एक्टिव रखते हो, ब्लड फ्लो को एनहांस करते हो, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर हार्ट। यही सिद्धांत है ना आपके आसनों का। भाई एज अ योगाचार्य आपका क्या सिद्धांत है? यही तो है कि अगर आपने हार्ट का ध्यान रखना है, किसी भी अंग का ध्यान रखना है, तो उस अंग पे प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, पोस्टीरियर प्रेशर, एंटीरियर प्रेशर जनरेट कीजिए, रक्त का प्रवाह तेज कीजिए। लिहाजा वो आसन उस अंग की सहायता करेगा और वो अंग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उदाहरण के स्वरूप में, जब आपको थायराइड होता है तो आप क्या करते हो? एक भिन्न प्रकार की आवाज निकालते हो ना, अपने थ्रॉट को, अपने इधर चिन को टच करते हो थ्रॉट से, और फिर उसे प्राणायाम का नाम देते हो और फिर करते हो, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो जो थायराइड ग्रंथि में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और धीरे धीरे थायराइड का हार्मोन जो होता है T3 T4, वो उचित होना शुरू हो जाता है। यही तो करते हो। सही बात है, इस इतनी बात से तो एग्री करते हो। अच्छा, ये बताओ, अगर मान लो मुझे लिवर से संबंधित कोई परेशानी है या पैनक्रियाज से संबंधित परेशानी है, मुझे शुगर है, मुझे नहीं मतलब किसी और को शुगर है, तो आप उसे किस तरीके से डील करते हो?
ये बताओ, पहला आसन आपके मस्तिष्क में क्या आता है? सौम्य हो जाए। मंडूकासन। पैंक्रियाज को एक्टिवेट करे, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करे। मंडूकासन, मत्स्येंद्रासन। हाँ, तो ये मंडूकासन। तो आसन बताया किसी ने कि मंडूक आसन इज द बेस्ट पॉसिबल वे, और या तो मत्स्येंद्रासन कर लीजिए। अब क्यों कर लीजिए, ये कोई एक व्यक्ति बताए क्यों मंडूक आसन, वाई मंडूक आसन? क्योंकि सर वो हमारे पैंक्रियाज उधर क्षेत्र पे एक प्रेशर बनाता है। राइट। पैंक्रियाज को दबा होता है। पैनक्रियाज को दबाते हैं। पैंक्रियाज तो इंसुलिन को यस। साबित करता सिद्धांत ये कह सकता है कि जब आप किसी अंग को दबाते हैं तो वहां रक्त का प्रवाह जैसे ही दबा है। के छोड़ोगे तो खून तेजी से बहके जाएगा उधर, यही तो बात है, खून तेजी से बहके जाएगा। पर इससे होता है कि इमोशनल आर्टरी उस पे फ्लो कम होता है। और कौन बोल रहा है? वीडियो ऑन करके बोले हम्म, ताकि आप दृश्यमान रहे। किसकी वाणी थी? बोलिए बोलिए, स्वतंत्र रहिए आप। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके मन की बात आएगी नहीं सामने, तब तक मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा ना। और आज हम लोग बैठे इसीलिए हैं कि पहले तो फ्लो बने, माहौल बने, 15 मिनट लगेगा माहौल बनने में, पढ़ने पढ़ाने वाले। उसके बाद बातचीत शुरू होगी, फिर डीप इंटरवेंशन करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या करता है। आप अपने पैनक्रियाज को मंडूकासन में क्यों दबाते हो, ये बताओ। मंडूकासन में व्हाट यू आर डूइंग, आप पैनक्रियाज ना सही, पैनक्रियाज के आसपास का हिस्सा, बट यू आर मेकिंग अ प्रेशर ना। पहली फिलॉसफी तुम्हारी क्या है, आसन की फिलॉसफी क्या है? कि तुमने प्रेशर क्रिएट किया, राइट। चलो, लंबा होना है आपको तो आप क्या करते हो, जीन्स तक की व्यवस्थाओं को आप चैलेंज करने के लिए यू फर्मली बिलीव कि अगर आप ताड़ासन करते हो और अपने आप को स्ट्रेच करके ऊपर खींचते हो, सो यू कैन मॉडिफाई द जीन्स ऑल्सो सो दैट यू कैन बिकम बिग, लंबे हो सकते हो। यही तो सोचते हो आप कि हम क्या करेंगे, प्रतिदिन मसल्स को खींचेंगे, मसल्स खींचेगी खींचेगी खींचेगी, धीरे धीरे हम लंबे हो जाएंगे। अच्छा चलो, ताड़ासन का एक और उपयोग ये है कि आप अपने आप को इसलिए खींचते हो कि इंटेस्टाइन जो अभी ऐसे बैठी हुई है, जैसे आप ऊपर की तरफ खींचोगे वो टाइट होगी, तो उसके अंदर जो भी मलबा है वो मेन स्ट्रीम में आएगा और फिर वो बह के बाहर हो जाएगा। आपकी सैद्धांतिक पद्धतियां इस बात से एग्री करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो यही प्रश्न है। यू आर एग्री विद दैट पॉलिसी और नॉट, इधर बाय स्ट्रेचिंग, बाय मेकिंग प्रेशर, या इन्हीं 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 धारणाओं पे तो आपका पूरा योग आसन समर्पित है कि इसके पार यस भी सर। सिद्धांत आपके पास है, कोई थियरी इसके पार भी है? कोई और बता सकता है इस विषय में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम हृदय को तब समझेंगे ना जब हम बाकी अंग को भी समझें, हमें ये पता रहे कि आखिर ये हृदय अटैक में क्यों आ जाता है, बार बार क्यों मर जा रहा है, ये लोगों को मार रहा है, छोड़ो योगा टीचर को भी मार दिया है कि नहीं। अभी योगा टीचर को मार दिया तो नाउ वी विल किल द ब्लडी हार्ट ना, हमें हार्ट को किल करना है, अभी समझाना है कि हु वी आर, राइट। अभी तो अभी हमें तैयार होना। अभी तुम लोग बताओ मेरे को कि आपके योग सिद्धांत क्या कहते हैं विभिन्न अंगों को लेके, किन किन थियरी से आप ठीक कर सकते हो किसी रोग को? मैंने 3 थियरीज तो बता दी कि बाय स्ट्रेचिंग, बाय बिलीविंग, फर्मली डिटॉक्सिफिकेशन। बिलीविंग दैट यू कैन मॉडिफाई द जीन्स, राइट। The third is making pressure on the particular organ so that blood flow will enhance the capacity, उधर ऑक्सीजन ज्यादा जाए, सांस लेते हो ना इसीलिए तो ऑक्सीजन ज्यादा जाए, न्यूट्रिएंट्स जाएगा, तो वो ऑर्गन बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? हार्मोनल बैलेंस सुधरता है और अपनी मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी बढ़ाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को चालना देता है योगा। अभी मैं 2 दिन, डॉक्टर पाटिल, मैं 2-3 दिन पहले ही ये आंसर बता रहा था अपने बच्चों को, मेटाबॉलिज्म वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने इन्हें कि देयर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट नेम्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, मेटाबॉलिज्म इज समथिंग उपापचय, हिंदी में इसे उपापचय बोलते हैं, यानी कि हर वो चीज जो उधर है उसका व्यापक रूप से यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब जब भी आप कोई आसन करते हो, अपने आप को स्ट्रेच आउट करते हो, जब भी व्यवस्थाओं में जाते हो, तो पर्टिकुलरली आप एक हिस्से को टारगेट कर रहे हो ना, सो दैट आप उस हिस्से के मेटाबॉलिज्म को, यानी जो भी उधर है अच्छी चीज बुरी चीज, उसको प्रेशराइज कर सको ताकि वो उधर उधर दाएं बाएं हटे। अब जैसे ये बात वैसी हो गई, यदि साधारण भाषा में हम इसे समझें तो हमारे पास ये वैसी ही बात हो गई कि यदि 100 लोग कहीं जमा हैं और हम पुलिस वाले हैं, हमारे हाथ में एक दंड आ जाए और हम उस दंड से सबको मारें और मार के इधर उधर भगा दें। हम यही कर रहे हैं बेसिकली अपने अंग के आसपास उपस्थित नकारात्मक पदार्थों के साथ या असाकारात्मक पदार्थों के साथ, जो सकारात्मक माइट भी पॉसिबल हो भी सकता है। हम वहां पे आसन कर रहे हैं और अपने ब्लड से बोल रहे हैं कि इन लोगों को साइड करो, अपना रास्ता क्लीन कर लो।
यही तो कर रहे हैं। इसके पार तो आपके सिद्धांतों में और कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती है, या करती है तो मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि फिर मैं आप ही के सिद्धांत पे आपको आगे लेके चलूंगा। नहीं कंसेप्ट जरूरी है। इतना ही होता है ना? इसके पार भी कुछ होता है थोड़ा बहुत, और एडवांस योगा में आप जाओ। इम्प्रूव्स सर आवाज आ रही लिम्फेटिक है सर? ड्रेनेज सर। हाँ ठीक है, ड्रेनेज ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस ओके, ऑलराइट। मैं वही बता रहा हूँ कि डाइट हाँ, अब इसमें, हाँ हाँ प्लीज। सॉरी, हाँ प्लीज गो हाँ अहेड। आपका डाइट भी एक पार्ट है, और दूसरा हार्ट के इसमें जो पल्सेस या इम्पल्सेस आते हैं, मीन्स उसको जो एक चार्ज लगता है, वो भी कंसेप्ट इसमें आएगा नहीं, मैं कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप योग आसन क्यों करते हैं? किसी भी अंग के सुदृढ़ता के संदर्भ में आपके द्वारा कृत आसन किस प्रारूप, किस सैद्धांतिक विधि को या विधा को प्राप्त करता है? Forget about Ayurveda and diet and acupressure and each and everything. Just forget about it. Let me know your theory because you all are a yoga teacher ना, you all belongs to yoga. अभी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सपोज करो, एंड आई एम आस्किंग यू कि तुम्हारा सिद्धांत क्या है, ये बताओ मुझे। मेरा सिद्धांत ये है कि आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, मैं उसमें मेडिसिन दूंगा, केमिकल सब्सटेंशियल उसमें एनहांसमेंट हो सकती है, उसे घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बट एज अ थियोरी आपके पास क्या सिद्धांत है? एज अ थियोरी, योगिक थियोरी, एक योगिक। ब्लड प्राण और सर्कुलेशन। मसल। हाँ, कौन प्राण सर ऊर्जा पे? मसल टोन पर सर वर्क प्राण करता है ऊर्जा। योगा। दो बातें आई हैं प्राण ऊर्जा पे, तो अभी बात करते हैं। मसल टोन वालों को पहले पकड़ते हैं क्योंकि दिस इज एनाटॉमिकल क्लास, तो थोड़ा सा इस पे पकड़ते हैं। मसल स्टोन है ना, मसल स्टोन क्या होता है मसल्स में एक्चुअली? आप जब किसी कार्य को करते हो, कोई आसन कर रहे हो, ठीक है, मान लो मेरी किडनी में परेशानी है, किडनी में पथरी है, सो आप मेरी किडनी तक पहुंच सको ऐसे कौन से आसनों का सेटअप बना सकते हो? मेरे को 5 आसन बताओ ऐसे जो किडनी के मसल्स को छू दे, कॉर्टेक्स मेड्यूला तक पहुंच सको आप। डू यू हैव एनी ऑप्शन? शशांकासन। नो, शशांकासन। अधोमुख वक्रासन। श्वानासन। तिर्यक ताड़ासन। ट्विस्टिंग। एट द एंड जब आप किडनी किडनी को समझते हो ना, किडनी त्रिकोणासन। क्या है? त्रिकोणासन। नो नो, ओके ओके गॉट इट। मुझे ये बताओ, किडनी को तो समझ रहे हो ना, किडनी के अंदर क्या है? 3 4 नाम आपको पता है किडनी के संदर्भ में? सर ऑल ट्विस्टिंग आसनस। मेड्यूला। हाँ, मेड्यूला, कॉर्टेक्स मेड्यूला, लूप ऑफ एनले, ग्लोमेरुलस। ये सारी चीजें हैं ना, राइट? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स, बेसिक यूनिट। अब आप ये बताओ कि जब आप त्रिकोणासन कर रहे हो तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या किए कि अपने हाथ को, पैर को छुए, राइट? अब आपके पेट के और किडनी के मध्य में इतनी आवश्यकता से ज्यादा चर्बी है, या बेसिक चर्बी भी है, जो सीधे आपको कॉर्टेक्स से आपकी मुलाकात नहीं करा सकती है। कॉर्टेक्स से तब आप मिलोगे जब आप किसी चीज को पकड़ के ऐसे मोड़ रहे हो, तो आप कॉर्टेक्स को मोड़ पाओगे, राइट? किडनी की अपर लेयर जो है, आउटर लेयर, वो ही आपके पूरे मुड़ जाने के बाद प्रभावी होगी, नहीं तो आपका न्यूरोमेटिक सिस्टम आपको डिसअलाउ कर देगा कि नहीं, यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद योर इंटरनल ऑर्गन्स। सर रीनियल आर्टरी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, रीनियल आर्टरी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आर्टरी नेचुरली। की तरफ, ओके, लेट लेट बैक टू दिस पॉइंट ऑल्सो कि रीनल आर्टरी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे। ऐसा कौन सा यौगिक सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप सुपीरियर वेना कवा, पोस्टीरियर वेना कवा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन के को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर आप वो करने की कोशिश करोगे, सपोज करो आपने शीर्षासन भी किया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पैर की तरफ खून जाता नहीं होगा, ज्यादा तो होगा है ना, हर जगह इक्वल। क्योंकि देखो, यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि माउस का वो है कर्सर कि आपने उठाया और उधर उठा के रख दिया, उसको सेलेक्ट किया तो वही चलेगा। सर बॉडी वो के तो जाएगा ही सही, वो तो जाएगा ही सही, बट वो है कि उस समय थोड़ा ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, मतलब हाँ, मैं धीरे वही धीरे कहना ही। चाह रहा हूँ कि हम्म। कोई भी ये बताए कि रीनल आर्टरी को डायरेक्ट आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? एक तो पेल्विक फ्लोर ओमासन। ओपनिंग वाले जो है वो, और थ्रू बंदस भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, तो आप जब रेनल की बात करते हो ना कि मेरे को रेनल आर्टरीज पे कार्य करना है, तो आपका, अभी जैसा आपने बताया ऋतुजा जी ने कि पेल्विक फ्लोज को हम बढ़ाएंगे, पेल्विक ओपनिंग की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोअर हिस्से में यानी लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं इंक्रीज होगा क्या? सिर्फ रेनल में इंक्रीज होगा? ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हो जाएगा।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इसी बात में समझना है। सी एज अ योगा एंथुजियास्ट वी आर सपोज टू टॉक कि चलो यार कुछ नहीं होता, तो अंत में वी गो ऑन प्राणा, हम प्राण पे जंप कर जाते हैं, ठीक है ना सुरभि जी। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं होगा तो भरोसा रखिए हम योगाचार्य हैं या आप योगाचार्य हैं। दिस इज आवर पॉइंट टू आवर क्लाइंट्स, हम अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हैं। और चलो व्हेन इट कम्स टू लिवर और किडनी तो आप इतना सोच भी पा रहे हो, हार्ट तो आपको अलाउ ही नहीं करता ना तो उसकी मसल्स से आपकी कोई बातचीत है, ना ही आपका कोई लेना देना किसी भी आसन के माध्यम से। आप कार्डियक मसल्स को इंटरवेन नहीं कर सकते। एब्डोमिनल मसल्स को इंटरवेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्टार्ट डूइंग अग्निसार। जैसे ही अग्निसार शुरू करोगे, यू विल डायरेक्टली इन टच विद योर एब्डोमिनल मसल्स, राइट। आप लीनिया एल्बा को छूना है तो आपके लिए मजाक है, आप तुरंत दंड आसन लगाओ, लीनिया एल्बा तुरंत आएगी हरकत में, है कि नहीं। आप कुछ नहीं होता है तो मयूर आसन लगा के उसको दबा दो, दबा के भी मार सकते हो, यू कैन किल द सेल्स, हाँ। लेकिन हार्ट आपको अलाउ ही नहीं करता। और जिस चीज तक आशीष तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, उस चीज से कैसे डील करोगे तुम? सपोज यू आर अ सीरियल किलर, एक आप ऐसे व्यक्ति हो जो साधारणतया लोगों को मार देते हो, एंड आई एम टॉकिंग टू यू टू किल अमेरिका के प्रेसिडेंट को। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि हाउ आई विल गो देयर, है कि नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, वेदर तुम 50-500 लोगों को मार सकते हो, 1 लाख लोगों को मार सकते हो, बट यू कैन नॉट गो टू अमेरिका प्रेसिडेंट, है ना। तुम डायरेक्टली वहां नहीं पहुंच सकते। कार्डियक कंडीशन ऐसी ही है, और इसीलिए योग शिक्षकों का हाथ बहुत तंग है इस कंडीशन में। अच्छा, यू कैन नॉट से कि प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, दौड़ना शुरू करेंगे, सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे। वो बेचारा अगर हार्ट परेशान हो गया तो वैसे ही मर जाएगा आदमी, नहीं मर जाएगा। और अकेला ऐसा अंग है जो जैसे आप बोलते हो ना, आपका सिद्धांत, अभी डॉक्टर पाटिल ने एक बात कहा। डॉक्टर पाटिल ने ये कहा कि आप जैसे ही एक्टिविटी शुरू करते हो, है ना, जैसे आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हो, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कि ब्लड फ्लो उधर से होता जाता रहे। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। जब प्रॉपर ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाता, तो वहां मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, बहुत प्रोसेस उसकी स्लो हो जाती है। हार्ट एकमात्र ऐसा अंग है देवियों सज्जनों जहां से 24 घंटा खून आता जाता रहता है कि नहीं। 24 घंटे वहां मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस पॉसिबल है, अगर आपके पास अच्छी अच्छी अच्छा न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, बिल्कुल रद्दी सामान नहीं ले रहे हो, तो वहां मेटाबॉलिज्म का कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहां तो फ्लो बना हुआ है ना, राइट। बस यही जहां पे अभी जाके आप सभी लोग चुप हुए, शांत हुए, यहीं से ये कोर्स अपने आप को आगे ले जाता है। इसी का नाम है हार्ट, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड योगिक इंटरवेंशन इन कार्डियोलॉजी और कार्डियक अरेस्ट। इन सब में व्यापक अंतर है, हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में और व्यवस्थाओं में। और इनको जब आप समझने की कोशिश करेंगे योग के सिद्धांतों के आधार पे, तो आपको ये समझना ही होगा कि किस व्यवस्था से आप इसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो अपने योग को समझ लें हम लोग, क्योंकि जिस विषय के पारंगत लोग हैं हम, अगर हम उसे ही नहीं समझेंगे तो हम किसी दूसरे की पारंगतता पे प्रश्न कैसे उठाएंगे, राइट। तो पहले तो हमें अपने यौगिक सिद्धांतों को समझना होगा कि हमारे दिव्यास्त्र कौन कौन से हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला दिव्यास्त्र है वो है इंद्रिय निग्रह। फिलॉसफी से बात शुरू होके और पहुंचेगी पूरी पूरी कोर एनाटॉमी फिजियोलॉजी तक। इंद्रिय निग्रह इज द बेस्ट पार्ट टू ट्रीट योर हार्ट। पॉइंट नंबर 1, मस्तिष्क में इस बात को बिठा लीजिए। अच्छा, मैं प्रो की तरफ बोलूंगा तो आप कॉन्स की तरफ से बोलना, आप कॉन्स की तरफ से बोलोगे तो मैं प्रो की तरफ बोलूंगा, और अंत में हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। प्रो कौन समझते हो ना? मैंने वन, 1 वर्सेस 100, 1 वर्सेस 50, 50 लोग हो आप लोग, तो मैं अकेला, आप 50। मैं इधर से अपना सिद्धांत बोलूंगा, और आप उस पे उल्टे सीधे प्रश्न करना, मतलब पढ़े लिखे लोगों के जैसे। ऐसा ना हो कि आर्ग्यूमेंट में बदल जाए, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों के जैसे बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग लाइन पे ऐसा दिखने लगे कि आप जो है वो अनपढ़ों के जैसे बात कर रहे हो, है ना। कोशिश करना, उल्टे सीधे भी प्रश्न पूछो, लेकिन आनंद आए। अब मैंने आपको एक सिद्धांत बताया, योग का एक सिद्धांत है इंद्रिय निग्रह, रूपाली पाटिल जी, राइट। एक सिद्धांत है इंद्रिय निग्रह। व्हाट इज इंद्रिय निग्रह? इंद्रिय का सिद्धांत क्या है? हमारे पास कुछ इंद्रियां हैं, जैसे 10 के तौर पे साधारणतया मान लिया जाता है, जिसमें कुछ कर्म इंद्रिय हैं, कुछ ज्ञान इंद्रिय हैं। उनमें से जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका हमें
हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करके उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन थियरी हमें फॉलो करनी होती है। व्हाट इज दैट, ये क्या है? इंद्रिय, सबसे पहले तो यही समझ ले। आप जानते हो ना बाखूबी जिन ऑर्गन्स के माध्यम से आप कोई भी सिस्टम को, अपने मस्तिष्क को बता पाते हो किसी भी कंडीशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ नाउ इंद्रिय, हम उसे बोल देते हैं। आंखें हैं, चक्षु जिसे बोलते हैं, वो भी एक इंद्रिय का पार्ट है। कान है, वो भी एक इंद्रिय का पार्ट है। नासा छिद्र है, वो भी एक इंद्रिय का पार्ट है। जिह्वा है, वो भी एक इंद्रिय का पार्ट है। और स्किन भी एक इंद्रिय का पार्ट है। राइट? इतनी चीजें तो क्लियर है अपने को। अब आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं कि मैं इन पांचों का उपयोग करके, या इन पांचों में से किसी एक का भी उपयोग करके आपकी हार्ट बीट बढ़ा सकता हूं? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? इन पांचों में से सभी लोग एग्री करते हो? नहीं करते हो तो फिर से एग्री करना, ठीक है? क्योंकि ये बात सत्य है। आपके सामने अभी एक बम रख दूं तो आप जो है तुरंत बेहोश हो जाओगे कि अरे भगवान। अभी एक एनाकोंडा निकल के आ जाए तो आपकी आंखें देखेंगी और तुरंत आप जो है 9 2 11 हो जाओगे, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी। अभी आपको बोल दिया जाए कि आपको पार्टिसिपेट करना है इस लेक्चर के बाद एक एग्जामिनेशन में भी, तो आपकी हार्ट बीट फिर बढ़ जाएगी, है ना? तुरंत बढ़ जाएगी। यानी देखने के बाद भी, कोई चीज देखते हो तो भी बेचारा हृदय ही दबाव झेलता है। कोई चीज सूंघ लेते हो, अभी अगर मान लो, वैसे तो सूंघने में आप लोग उतने एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन जो कुत्ते होते हैं बेचारे, वो सूंघ लेते हैं कि यहाँ शेर आया था, कि यहाँ ऊदबिलाव आया था, कि यहाँ चीता आया था। अभी आपके पास तो कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी एलपीजी वगैरह चीजें तो आप जानते ही होंगे। अभी आपके घर में एलपीजी सूखना शुरू हो जाए कि अरे एलपीजी बहुत ज्यादा उसकी गैस आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो भी आपकी हार्ट बीट तेज होने की संभावनाएं हैं। आपके हाथ पे अभी कॉकरोच या कोई भी अष्टफलकीय जानवर चल दे, छिपकली चल दे, टहल दे, तो भी बहुत सारे लोगों के साथ में ये कंडीशन होगी कि उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। राइट? यानी किसी भी परिस्थिति में, और आप अगर आपके जिह्वा पे कोई ऐसा जहर रख दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि ये जहर है, तो सुन के भी मर जाओगे आप कि अरे वो जाएगा शरीर में, बाद में मरोगे आप पहले। ऐसी बहुत सारी शोध प्रक्रियाएं संपादित की जा चुकी हैं, जिसमें अमेरिका में अपराधियों के ऊपर ये शोध किया गया। उन्हें बताया गया कि आपकी मृत्यु तय है, लेकिन हम आपको फांसी के माध्यम से नहीं, आपको एक काले सांप से काट के मारेंगे। और उसे वो सर्प दिखा दिया गया, ये रहा ब्लैक किंग कोबरा। और लेके जाया गया, आंखें बंद की गई, और एक एक सेकेंडरी सांप से, जिसके पास जहर नहीं होता, उससे कटवाया गया और वो व्यक्ति मर गया। जब मरा तो उसके खून को चेक किया गया और उसके खून में क्या था? ब्लैक किंग कोबरा का जहर। ये गूगल स्कॉलर पे उपलब्ध है ये शोध। अब आप सोच के देखो कि कितनी कठिन परिस्थिति हो जाती है हृदय के संदर्भ में उसे संपादित कर सकने की क्षमता। यानी एक दिव्यास्त्र जो आपके पास है, क्या चीज? इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर सकने की क्षमता। और वो किससे संभव हो पाएगी? एज अ योगा टीचर आपसे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स किसी क्लाइंट को समय नहीं देते। वो ज्यादा से, या तो आप प्रधानमंत्री के ही घर से हो तो ही, या डीएम साहब हो तभी आपको 2 4 मिनट ज्यादा दे देंगे। नहीं तो आप जाओ तो कायदे से वो देखते तक नहीं है सब। ठीक है कि नहीं? बात मानते हो ना ये? वो बोलेंगे ठीक है, क्या हुआ? कार्डियोलॉजी, ठीक है, रिपोर्ट लाओ, देखा, दवा लिखी, जाओ, जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंद्रियों को समझें और फिर हृदय को भी समझें। दूसरी चीज आपके पास क्या है हृदय को सपोर्ट करने के लिए? दूसरी चीज आपके पास आसनों का समूह है। आप अच्छे आसनों का चयन करेंगे, और उन आसनों के चयन के उपरांत जब आप हृदय को समझ जाएंगे कि किन आसनों के माध्यम से हमें हृदय को ठीक करने की क्षमता हमारे पास है, तो आप बड़े आराम से उसको भी ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरी परिस्थिति आपके सम्मुख आती है, वो है प्राणायाम की अवस्था। जब आप प्राणायाम को समझने लग जाओगे तो भी आप आसानी से किसी के हृदय तक पहुंच सकते हो। चौथा, चौथा क्या है आपके पास ऑप्शन? मुद्रा और बंध। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। मुद्राएं भी बहुत हद तक कार्य करती हैं प्राण ऊर्जा के प्रवाह में। अब मुद्रा का दो सिद्धांत है आशीष। या तो मुद्रा तुम कम लो, ठीक है, तो भी क्लाइंट को हार्ट अटैक नहीं होगा, या तो तुम मुद्रा लगवाना सीख जाओ कि सर आप ये मुद्रा लगाओ। दो अलग अलग बातें हैं, एक दार्शनिक बात है और एक वैज्ञानिक बात है।
अब आपका चार्ज यदि 20,000 रुपये है महीने का, तो क्लाइंट को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। 4 दिन के बाद आना था, आज ही आ जाएगा। तो अपनी मुद्रा कम कीजिए। और आपको ये पता होनी चाहिए कि वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, इनमें से कौन सी मुद्रा लगानी है। देर आर टू मीन। ठीक है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जोक्स अपार्ट। फिर बात आती है तीसरे स्तर की, चौथे पांचवें स्तर की। मुद्रा के बाद बंध आया। बंध के बाद व्हाट नेक्स्ट, वो है आपकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल अपियरेंस और क्लाइंट का बिलीव सिस्टम, विश्वास। एक योग शिक्षक के ऊपर होने वाला विश्वास भी व्यक्ति को मृत्यु के मुख से बाहर बुला सकता है। और एक व्यक्ति को जो नहीं भी मरने वाला था, वो भी रोज उसी कंडीशन को देख देख के मर जाएगा। मैंने आप सभी को तकरीबन 4 5 6 7 वीडियोस भेजी है ना। आपने देखा, और आपके दृष्टव्य में प्रथम दृष्टया क्या आया? आपके अंदर एक भय भय भयाक्रांत हुए कि नहीं हुए आपके? अरे यार, ये तो बच्चे भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं। मतलब औरतों को तो ये वरदान था कि तुम दुनिया में किसी भी मृत्यु से मरोगी, हार्ट अटैक से नहीं मरोगी। ये वरदान ईश्वर ने दिया था। अभी क्या बच्चियां भी मर जा रही हैं, छोटी सी बच्ची, महिलाएं सब मरे जा रही हैं। फिर तो ये वरदान भी अब ब्रह्मा जी का दिया हुआ बेकार हो गया है ना। क्योंकि कोरोना की मेडिसिन ने, या आजकल उपस्थित बहुत सारी ऐसी स्टेरॉइड्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपके अन्य मांसपेशियों को कमजोर कर देती हैं। अच्छा ये बताओ, कौन सी ऐसी मेडिसिन आपको लगाई गई है जिसका प्रभाव बुढ़ापे तक होगा आपके ऊपर? मैं बताऊं? पोलियो की। ऐसा तो है नहीं कि डेली जाते हो पोलियो। पोलियो की इंजेक्शन लगवाने के लिए। बचपन में एक बार पोलियो लगा होगा, आपको लगा होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं निधि जी कि आपको पोलियो हो जाएगा, पोलियो से बीमार हो जाएंगे आप। इट्स वेरी रेयर रेयर। यानी जो बचपन में एक दवा लगी, वो आज भी आपके शरीर को प्रभाव में लिए हुए है, यानी उसका प्रभाव आपके शरीर में है। ऐसे ही हेपेटाइटिस की भी कुछ कंडीशनिंग होती है। ऐसे बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो बड़े लंबे समय तक आपके शरीर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अब यदि इतना लंबा प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना जैसी मेडिसिन का भी कुछ प्रभाव है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ मतलब आश्वासन के रूप में बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे रिसर्च प्रकाशित हो चुके हैं गूगल स्कॉलर पे, आप जाके उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है चौथे पांचवे छठवें लेवल की, कि इसके अलावा भी हमारे पास क्या क्या अस्त्र हैं। इसके अलावा हमारे पास उचित अस्त्र है एक्यूप्रेशर, यानी सब्सिडरी साइंसेस, हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा यानी डाइट जिसको बोल सकते हैं आप, सन थेरेपी है ना, सूर्य किरण चिकित्सा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है अपना प्राकृतिक और आयुर्वेदिक रेमेडीज, किचन टू आयुर्वेदा। ये कुछ माध्यम हैं जिनका उपयोग करके आप अपने हृदय को ठीक रख सकते हैं। अब इन बातों को यहीं पे हम छोड़ेंगे, और अब चलेंगे मुलाकात करने हृदय से। हम हृदय को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वही वाला दिल है जिस दिल में से तीर निकाल के एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को भेज देता है, या इसके इतर भी कोई दिल है हमारे शरीर में, है कि नहीं? आपने देखा होगा ना, ये प्रेमी प्रेमिकाओं के संदर्भ में एक दिल भेजा जाता है जो बना रहता है ऐसे वाला। मैं वियतनाम में कार्य करता हूँ, वहाँ अंगूठे इससे ही दिल बना लेते हैं सब, अंगूठे से, कि हाँ यही है। इसको कोरियन दिल बोलते हैं, छोटा सा कोरियन हार्ट। हम्म। तात्पर्य मेरा ये है कि आखिर ये हृदय इतना इम्पोर्टेंट विषय क्यों है जब बात आती है किसी से भावनात्मक लगाव की। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर आने वाली संवेदनाएं सीधे तौर से जुड़ी हुई हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क कुछ अंगों को लेके बहुत पॉजेसिव होता है। कुछ अंगों को लेके, जैसे तुम्हारे पैर में कांटा चुभे तो चुभे, उसे बहुत फर्क नहीं पड़े। एड़ी में चुभे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द वर्द होगा, तुम सहन कर लोगे, चले जाओगे, चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन यदि हृदय को थोड़ी सी भी परेशानी शुरू हुई, तो माइंड बार बार आपको क्लिक करता रहेगा। और हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में, या पैर में, या फिर उसके स्किन पे कोई ना कोई परेशानी प्रथम दृष्टया से ही, शुरुआत से ही दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हृदय में कोई भी परेशानी आती है, तो सबसे पहले हृदय ये संदेश भेजना शुरू करता है, क्योंकि इट इज बहुत इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद माइंड। मन और हृदय दोनों व्यापक रूप से संबंधित है।
किस विधा से संबंधित है? तो ये क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी संबंधित है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों व्यवस्थाओं से ये डायरेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत प्रभावशीलता नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? यस पेरिफेरल सर। सिस्टम जो पूरे शरीर तक अपना प्रभाव डालता है, और उसके लिए मेरु रज्जु, पॉइंट नोट कीजिएगा और डबल इन्वर्टेड कामा में इस बात को रखिएगा, मेरु रज्जु यानी स्पाइन कॉर्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या करती है? आपके हाथ पे आपके दिमाग के पहुंच से तेज पहुंच बना के रखती है। बात समझे मेरी? जैसे गर्म तवे पे आप रोटी बनाइए, तो रोटी बनाते समय गर्म तवे पे जब हाथ जाता है सुरभि तिवारी जी, तो आपका दिमाग जिस रफ्तार से सोचेगा कि गर्म तवे पे हाथ जल रहा है, हे हाथ महोदय कृपया करके पीछे आइए, इतना सब सोच के रिप्लाई करेगा, उससे तेज स्पाइन जो है, आपकी कॉर्ड, स्पाइन की जो कॉर्ड है, उसके तंतु पहुंचते हैं और हाथ को खींच के हटा देते हैं। यानी पावरफुल इम्पैक्ट है स्पाइन का। और हृदय के संदर्भ में आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि यू कैन यूटिलाइज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात मेरी समझ में आई? अभी क्या है कि जब मैं आपसे बोलता हूं कि पैनक्रियाज को ठीक करो, तो एक साधारण योग शिक्षक होने के नाते तुम्हारा दिमाग हमेशा इसी बात पे है कि सामने से ही अटैक करो, डायरेक्ट अटैक करते हैं। आप मंडूक आसन आपके मुंह से बार बार क्यों निकलता है? क्योंकि यू आर सीइंग कि आपने एक अंगूठे को उधर पैनक्रियाज के ऊपर लगा दिया, तो आप तो फ्रंट से दबा रहे हो। इस बात का ध्यान कौन रखेगा कि जो आपने वो सिक्स पैक के बजाय फैमिली पैक बना रखा है, उसकी जो फैट प्रोसेसिंग है उसको भी तो दबा रहे हो। और फैट जाके उसको दबा रही है, तो फैट का ही नकारात्मक हिस्सा उधर नहीं उसको टच कर रहा होगा क्या, पैनक्रियास को? तो बहुत अच्छा थोड़ी है, यानी गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी से ही हेल्प मांग रहे हो, यही तो कर रहे हो, है कि नहीं? मान लो तुम्हारे घर में जाला है दीवालों पे ऊपर, तो तुमको साफ करने को मैंने बोला और तुमने ऑलरेडी ले लिया एक गंदा सा कपड़ा, जिसमें जो खुद ही नाले के पानी में डूबा हुआ था। अब दीवार को छुओगे तो दीवार गंदी नहीं होगी क्या? तो साफ कर रहे हो जाला, तो सूखे झाड़ू से साफ करो ना, इजी वे। समझे? उदाहरण बहुत सिंपल है। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ पैनक्रियाज पे प्रेशर क्रिएट करने का सिद्धांत बैठा हुआ है कि प्रेशर क्रिएट करेंगे ठीक हो जाएगा, हम तुरंत ये कार्य करेंगे, क्या कहते हैं, मत्स्येंद्र आसन लगाएंगे, वो उस पर प्रेशर होगा वो ठीक हो जाएगा। प्रेशर से ही ठीक करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, डायलिसिस का सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत डायलिसिस का क्या है? मूल सिद्धांत क्या है प्रथम दृष्टया? वैसे तो डीप में बहुत सारी चीजें हैं। प्रथम दृष्टया डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? कि किडनी से खून को, जो भी वहाँ का खून का हिस्सा है उसमें से कुछ खून को बाहर निकाल लेते हैं। किडनी को थोड़ा आराम मिलेगा, वो स्वतः हीलिंग में भी ज्यादा विश्वास है, सेल्फ हीलिंग में। आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग में ज्यादा ठीक होती है या दवाओं से ज्यादा ठीक होती है? मुझे ये बात बताओ आप। बॉडी सेल्फ सेल्फ फीलिंग। हीलिंग, सेल्फ सेल्फ हीलिंग हीलिंग में इज द सर। बेस्ट। सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट वे। सेल्फ हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से आपको ठीक करने की क्षमता रखता है। कभी कुत्ते को बीमार होते हुए देखा होगा, कभी जानवरों को बीमार होते हुए देखा होगा, तो पहला कार्य वो ये करता है कि वो भोजन का त्याग कर देता है, फूड छोड़ देता है, सबसे पहला कार्य है। और आप जिस दिन बीमार होते हो उसी दिन से और ठूसना शुरू करते हो अपने पेट में, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। लीवर परेशान, किडनी परेशान, हर अंग परेशान। तो जब आप ये बात समझ जाओगे कि पैनक्रियाज के लिए मंडूक आसन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऐसा आसन है जिसमें विष्णु आसन जैसी चीजें हैं। विष्णु आसन को मैं अगर आपको समझाऊं, कैसे समझ सकते हैं आप? दंड आसन आप अनंत। लगाते हो सीधा सीधा एल्बो मोड़ के। अभी उसे क्या करना है, हाथ साइड में करो, एक हाथ ऊपर उठा दो, साइड में। ग्रेविटी भी बहुत सारी चीजें नीचे ऊपर करने की क्षमता रखती है। आपको यूरिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि आपका जो यूरिया है, जो बहुत भारी तत्व है, वो आया और नीचे जाके आपके पैर के अंगूठे के पास टिका पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के सिद्धांतों पे चलते हो ना। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, आपका पैर नीचे की तरफ है, यूरिया ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आके टिकी रहती है। और यूरिक एसिड जब होता है तो पैर के अंगूठे में टिक 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 होती है कि नहीं चीज? आप अनुभव हो यदि आपके पास, तो आप इस बात को समझेंगे कि यूरिक एसिड जो है उसका सबसे बेहतर तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का, कि पैर के अंगूठे में टिपटिपाहट शुरू हो जाती है, यूरिया नीचे जाके रुकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसके लिए उत्तरदायी है।
ऐसे ही आप अपने शरीर के बहुत सारे हिस्से को ग्रेविटी का उपयोग करके भी ठीक कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो ऐसे ही हमें डायरेक्ट इंटरवेंट करने के बजाय पैसिव वे में जाना होगा शिल्पा जी। डायरेक्ट जहां प्रवेश ना मिले वहां पैसिव वे आपके पास बेहतर ऑप्शन है। तो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि आपको मैं इंद्रिय संयम के माध्यम से ठीक करने की बात करूं। दूसरा है कि मैं ऐसे आसनों का उपयोग करूं जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को पावरफुल बनाए और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम लेके जाए और आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को उचित मार्ग प्रदान करे, या वो आपके हृदय के साथ में उचित व्यवस्थाओं को जन्म देवे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब कितने प्रकार की मांसपेशियां हैं, क्या है हृदय? तो हृदय दो कार्यों के लिए जाना जाता है। पहला कार्य उसका ये है कि वो लंग्स से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को के लिए हुए ब्लड को आपके शरीर में पंप अप करने के लिए उपयोगी है। एक इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। पंपिंग मशीन है, वो पंप करता है, ऐसे 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 पंपिंग करता है, तो खून आता है और वो ऑक्सीजन लिए हुए रहता है। फिर वो एक चैम्बर में आता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, फिर चौथे में जाता है, ऐसे करके पूरे शरीर का इसका उपक्रम है। मैंने दो में आया, फिर पूरे शरीर में गया, फिर उधर से लौटा, फिर दो चैम्बर्स में आया और लंग्स में गया। एक ही बार में प्रेशर नहीं लेता। इसमें दो दरवाजे बेसिकली महत्वपूर्ण होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब एक मार्ग भी होता है जहां से खून को आना जाना होता है, और ये परेशानी का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। ये जो मार्ग है, मान लो सोना, अगर तुम्हारे घर पे गाड़ी जा रही हो और दोनों तरफ रोड के घर बने हुए हैं, तो मैं एक वैगनार गाड़ी लेके जा सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे को बोला जाए कि मैं एक ट्रक लेके चला जाऊं तो जा पाऊंगा? परेशानी होनी तय है। वो ट्रक नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से वो रास्ता उसको उतना व्यापक नहीं मिल पा रहा है। अब आंग्ल भाषा में या पैथोलॉजी में एक शब्द होता है जिसका नाम है सेल वॉल्यूम, एमसीवी। मीन सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं, पीसीवी भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। कोशिकाओं के आकार प्रकार पे भी आपके हृदय की निर्भरता बहुत ज्यादा है। कोशिकाओं का आकार प्रकार क्या होता है? जैसे आप कोई चीज खा रहे हो और खा रहे हो तो आपकी हेल्दी कोशिकाएं जन्म ले रही हैं, अच्छी कोशिकाएं हैं, जिसके पास अच्छा न्यूक्लियस है, उसका डायमीटर बहुत अच्छा है। अब तुम बीमार ही हो, सिगरेट फूके जा रहे हो, तो तुम्हारी कोशिका का आकार नहीं ठीक हो सकता, तुम्हारा लिवर ठीक नहीं कार्य कर सकता। यदि लिवर ठीक नहीं कार्य करेगा, एमसीवी ठीक नहीं होगा, पीसीवी ठीक नहीं होगा, तो कोशिकाओं का आकार प्रकार प्रभावित करेगा। और यही प्रभावशीलता हृदय के मार्ग में जाके धीरे धीरे उसके आकार के कारण रुकनी शुरू हो जाती है। और वहां मिलने वाला प्लेक, प्लेक समझते हैं? प्लेग का मतलब होता है जो भी कोलेस्ट्रॉल के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ रहता है। कोलेस्ट्रॉल जानते हो ना? कोलेस्ट्रॉल कौन निर्माण करता है आपके शरीर में? लीवर। लिवर बनाता है सर। लीवर। कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा हिस्सा लिवर के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। और आपको लगता है कि तेल ना खाने से कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना है, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि प्रत्येक कोशिकाएं, मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रोटीन से बनी हुई है, उसके साथ कुछ लिपिड्स है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है। और जो प्रोटीन है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है स्टेरॉल प्रोटीन। और इसी स्टेरॉल प्रोटीन के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल की समोत्पत्ति मानी जाती है, जो कि प्रत्येक कोशिका में है। यानी यू आर कैरिंग कोलेस्ट्रॉल इन ईच सेल इन मिनिमम फॉर्मेट, लगभग लगभग समस्त कोशिकाओं में। तो एक तो भ्रांति ये निकाल दीजिए कि तेल के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। तेल से जानते हो क्या हिस्सा, क्या प्रभावित होता है? तेल से प्रभावित होता है ट्राइग्लिसराइड्स। और ये ट्राइग्लिसराइड्स आपके लिवर को प्रभावित करता है, जिसके उत्तरदायित्व के स्वरूप में आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज को जन्म देता है। और ये कोलेस्ट्रॉल की खासियत क्या है? इसकी दुश्मनी हृदय से क्यों है सुरभि? क्यों ये जाता है तो हृदय में ही जम जाता है? इसकी औकात यदि हो तो पेट में जम के दिखा दे। पेट में जम के दिखाएगा, हम लोग तुरंत तुरंत जैसे क्या करेंगे, तुरंत फटाफट अग्निसार करेंगे और कोलेस्ट्रॉल को भगा देंगे। ये हमें लिवर में जाके क्यों परेशान, आई मीन हार्ट में जाके क्यों परेशान करता है?
लिवर को ही क्यों नहीं फेल करा देता है, लिवर ही फेल हो जाता है। फेल जानते हो हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चलते चलते रुक जाता है तो वो फेल हो गया, वो अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाया। लिवर फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिवर का काम ही लगभग 50 से 55 काम करता है लिवर। तो कोई एक काम नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा तो करेगा ही करेगा। यानी लिवर के पास इतना काम है कि वो करेंगे ही करने, करना ही करना है उनको। जैसे ये अगर बोला जाए पुरुषों के पास क्या काम है, भारतीय पुरुषों के पास एक काम ये है कि वो नौकरी करें, पैसा कमाएं और घर लाके दे दें, राइट। और महिलाओं के पास, इसलिए पुरुष फेल हो सकते हैं, महिलाओं के पास दुनिया भर का काम है। परिवार का पालन पोषण, घर की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी है, ये वो मतलब 75 कार्य है, इसलिए महिलाएं फेल नहीं होती हैं। तो लिवर जो है वो फेल नहीं होगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। पेनक्रियास के साथ भी यही कंडीशन है, उसकी फेलियर का साधारण सिद्धांत। अब मैं आप लोगों को मुलाकात कराता हूं आपके बेहतरीन हृदय से, कि हृदय एक्चुअली दिखता कैसा है और कैसे वो पूरा रक्त प्रवाह समायोजित होता है, ब्लड फ्लो कैसे आता है, कैसे समायोजित होता है और कैसे पहुंचता है। हम लोग अगले 10 मिनट तक कुछ कुछ वीडियोस देखेंगे और उन्हीं वीडियोस को देखते हुए कुछ बातों को समझेंगे। मैं जिनके वीडियोस का उपयोग कर रहा हूं उनके नाम उन वीडियोस में लिखे हुए हैं, तो आप लोग भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये क्रेडिट उन्हीं लोगों को देते हुए जिनकी वीडियोस हैं, फिर आपके समकक्ष एक वीडियो चलाने की अनुमति आप सभी से लेता हूं। ये है आपका वो हृदय, जिस हृदय के कारण आप पूरे व्यवस्थाओं को जानने बुझने की जहमत उठा पाते हैं। और आपको समझना ये है कि ये हृदय किस तरीके से कार्य करता है। अब आप एक चीज देखो, एक तो ये है कि मेन ये जो हाईवेज आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये हाईवे दिख रहा है आपको ये सारा, तो कुछ तो इसमें लाल है और कुछ नीला है। इसका संदर्भ ऑक्सीजन के ही उत्तरदायित्व के स्वरूप में लिया जाता है। दूसरी एक और चीज आपको दिख रही है, एक तो ये जो इसके अंदर बह रहा है ना, और एक वो जिसके कारण ये बना हुआ है। अब दो बातें हैं, फिर वापस हम अपने विषयों को समझते हैं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? एक तो वो जो जिस अभी आप ये मानो कि आप जिधर बैठे हुए हो अपने कमरे को देखो, ये कमरा जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ये इसके अंदर आप बैठे हुए हो, यानी यू आर अ ब्लड, आप ब्लड हो। लेकिन ये कमरा किस चीज का बना हुआ है? कुछ लोगों का घर ऐसा होगा जो ईंट से बना होगा, कुछ का घर पत्थर से बना होगा, कुछ का घर मिट्टी से बना होगा। अब जैसे सुमिति जी बैठी हैं, ये चारों तरफ प्लास्टिक और इत्यादि इत्यादि पदार्थों से बने हुए कमरे में बैठी हुई हैं। बाहर इनके ईंट पत्थर भी लगी हुई है ना सुमिति जी, है कि नहीं? लेकिन आसपास में अगर आग लगेगी तो अमर राणा के घर में ज्यादा नुकसान होगा या जहां आप बैठी हैं वहां ज्यादा नुकसान होगा? आप जहाँ बैठी वहां, क्योंकि वहां फर्नीचर है, कुर्सियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अमर राणा के घर में, जो कि जहाँ वो बैठे हुए हैं उनके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उनके यहाँ उतनी चीजों की उपलब्धि नहीं है जितना हैवी हैवी कुर्सियां आपने लगा रखी। जैसे मेरे कमरे में क्या नुकसान होगा सिवाय ये पर्दा और ये बेड जलने के अलावा, और कुछ मेरा नुकसान नहीं होगा। और ये जलेगा तो मैं चुपचाप किनारे बैठ के देख भी सकता हूँ कि जल के खत्म हो जाए, तो भी तो मैं तो बचा ही रहूंगा। लेकिन यदि आपके यहाँ जलना शुरू हो तो फिर आप नहीं बच पाएंगे उस आग से। ऐसे ही ये क्या प्रदर्शित करता है? आपके हृदय की स्थिति को समझे जनकलाल जी, ये प्रदर्शित करता है कि आप क्या खाए। अब सुमिति जी जो हैं वो खाना शुरू करें, सुबह उठें तो पहले इनको चाहिए होगा चाय, फिर उसके साथ बिस्किट, और बिस्किट की भी क्वालिटी है। वो मार्केटिंग वाले उस पर लिख देते हैं कि 100% आटा, आटे का बिस्किट। आपने मान लिया आटा, लेकिन वो मैदे वाला बिस्किट है, ठीक है। ये जो बोल के बेचते हैं सब, ये संतूर में कि इसमें देर इज नो, ये साबुन वाबुन होता है ना, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, सब में सब होता है, क्योंकि उसके बिना वो बनेगा ही नहीं। आप जाके देखो सारी चीजें सबसे मिलके बनती है, ठीक है, कि 100% हनी, ये 100% आटे का, ये सब ऐसा नहीं। तो आपका खाना शुरू हुआ, यानी आपने अपने हृदय में, हृदय माने आपका जो घर है जिधर आप बैठे हुए हो, आपने एक कुर्सी खरीदी, आपने एक टेबल खरीदा, कुर्सी माने बिस्किट, टेबल माने चाय, फिर रोटी दाल सब्जी ये वो तमाम चीजें। और अमर राणा ने क्या किया? सिंपल उठे, सुबह सुबह नीम का दातुन किया, जितने भी अननेसेसरी के बैक्टीरिया थे वो शरीर से बाहर, ठीक है। हेल्दी बैक्टीरिया को सुबह ही पानी पी के अंदर भेज रखा है, रोटी और सब्जी खाया, आराम से वो गई और आपके हृदय को ठीक रखा। ठीक बात है ना राणा जी? यही बात है।
अब ये बताइए कि आप यदि हृदय ठीक रखना चाहते हैं तो आपको इन दोनों व्यवस्थाओं में कार्य करना होगा। अब जब आप खाओगे ना कोई चीज, तो ऐसा आपके दिमाग में है कि वो सीधे जो हृदय की चीज है उसे ही प्रभावित करता है। अरे भाई, हृदय की जो वॉल है ना, वो भी आपके कमाए हुए ही पदार्थों से बनती है। यानी यदि आप बर्गर खा रहे हो तो आपके हार्ट की जो वॉल है, अब अमर राणा का घर चाहे मिट्टी का हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यदि वो मिट्टी का भी घर होता है यदि, तो भी उनके उनकी जो दीवार है, उन्हें पता है कि मुझे मिट्टी से उठा के मिट्टी बना लेना है। लेकिन आपने अपनी दीवार को कमजोर कर रखा है। आपकी दीवार ही बननी शुरू हो रही है बर्गर से, पिज्जा से, नकारात्मक पदार्थों से। यानी इनकी दीवार जितनी पावरफुल होगी, आपकी उतनी ही कमजोर होगी। समझे? तो जो हम खाते हैं वो उसके अंदर वाले प्रभाव को सोच के खाते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि ये जो हृदय जिन मांसपेशियों से बना है वो भी महत्वपूर्ण है। मांसपेशियों से ही तो बना है ना, मस्कुलर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है हृदय। ये बात तो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तो जो मांसपेशियां हैं वो कैसे बनेंगी, उसका क्या उपयोग है, कहाँ से उन मांसपेशियों का निर्माण हो रहा है? और मसल्स निर्माण करने का सबसे उचित माध्यम क्या है नम्रता जी? सबसे बेहतरीन माध्यम कैसे मस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है यदि मसल्स प्रभावित हो तो, कंचन जी? अगर कोई चीज आपको मैं बोलूं कि चूज एनी फूड आइटम, जो आपके मांस, फूड आइटम एज इन कार्बोहाइड्रेट, ये वो इत्यादि चीजें, तो आप क्या लेना चाहेंगे जो आपके मांसपेशियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो? प्रोटीन। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी आपको ये बात तो पता है कि आपके शरीर के लिए प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। और जो चीज जिसके डाइट में प्रोटीन कम होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा होता है, उसके लिए हृदयघात होने की संभावनाएं बाकियों की अपेक्षा लगभग 10-12% बढ़ जाती है। आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इस संदर्भ में एक सिद्धांत बड़ा प्रचलित है और बहुत पावरफुल तरीके से बताया भी जाता है कि आपके वजन के 10वें हिस्से के बराबर ग्राम में प्रोटीन लिया जाना चाहिए। 70 किलो के हो तो 7 ग्राम ले लो, 100 किलो के हो तो प्रतिदिन 10 ग्राम प्रोटीन तो आपके शरीर में जाए। ये सिद्धांत तो आप जानते होंगे ना, अक्षय कुमार जी इसको प्रमोट करते हैं फिल्मों के शुरुआत में ही, कि जितना प्रोटीन लेना है लीजिए, अपने वजन के बराबर प्रोटीन लीजिए एटलीस्ट। ये प्रोटीन होना चाहिए। अब आपके खाने में है चावल, आपके खाने में है रोटी, आपके खाने में है आलू की सब्जी, शाम को पीते हो पानी और सुबह पीते हो चाय, और उसके बाद फिर जाके खा लेते हो चाउमीन। सब जय हिंद जय भारत। अब आपको प्रोटीन तो मिला ही नहीं ना। अब प्रोटीन मिला ही नहीं तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हो कि हृदय की दीवार जो ताकतवर रहती आपके कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए, वो कमजोर होनी शुरू हो गई, कोशिकाएं कमजोर हुई। लिहाजा उस आपके शरीर का ह्रास होना, उसे नुकसान मिलना तय है। ये बात तो समझ में आ रही है? हम अभी खून तक तो पहुंचे ही नहीं। खून तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आउटलाइंस बता रहा हूं आपको। आउटलाइंस यानी जो ऐसे कारण, जिन कारणों को लोग ध्यान देना ही नहीं जानते कि नहीं मुझे ये ध्यान देना है। आप किस चीज पे फोकस बनाए हुए हो? आपका सारा का सारा ध्यान इस बात पे है कि हृदय के अंदर क्या चल रहा है। यानी आपके कमरे में बैठे हुए आप अपने विषय में बातें कर रहे हो, ये नहीं चेक कर रहे हो कि ये चोर जो आपके घर में चोरी हो रही है, वो आपकी दीवालों की कमजोरी भी तो हो सकती है। अब आग लगने का कारण क्या क्या हो सकता है? मैं फिर वापस सुमिति जी के घर को लेता हूँ और ले लेता हूँ प्रियंका के घर को। सुमिति जी के घर में कम से कम 10-12 लाइटें दिख रही हैं हम लोगों को। दिख रही है ना आपको? ऊपर देखो सीलिंग में उनके यहाँ खूब सारी लाइटें लगी पड़ी। अब यदि उनके यहाँ फॉल्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो, तो आग लगने की संभावना उनके यहाँ ज्यादा है या प्रियंका जिसके घर में एक बल्ब जल रहा है उसके यहाँ, या मेरे घर में एक बल्ब जल रहा है मेरे यहाँ ज्यादा संभावना है? मेरे यहाँ परसेंटेज कम है। एक बल्ब फूटेगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी सी इतना सा तार निकला हुआ है वही जल के खत्म हो जाएगा। ना तो इसमें एसी है ना पंखा है कि नहीं? देखो, एक बल्ब जल रहा है बस, ये देखो, देख रहे हो? तो अब अगर एक बल्ब टूटेगा, और वही सुमिति जी के यहाँ क्या होगा? पूरा पहले तो सीलिंग, वो छत के नीचे एक छत है, वो पहले जलेगी, फिर सारी लाइटें जलेंगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हारे हृदय की आंतरिक दीवार। समझे? आंतरिक दीवार जो है वो आपकी, आपका हृदय विभिन्न प्रकार के सैकेराइड्स, विभिन्न प्रकार की नकारात्मक व्यवस्थाओं से होकर गुजरता है।
और आप कोलेस्ट्रॉल तो एक बहुत कॉमन टर्म है, न जाने कितने प्रकार के केमिकल्स आप अपने शरीर में प्रेषित करते हैं। ये बताओ, जब आप माजा पीते हो सो उसमें लिखा रहता है कि आम का स्वाद, है ना, माजा, ट्रू मैंगो, अल्फांसो आम ही पी रहे हो आप, सीधे सीधे, है ना। तो आप अल्फांसो पी रहे हो, आपको जब केचप दिया जाता है कि ये लो केचप खा लो, सड़ा हुआ बदबूदार टमाटर खाने को छोड़ो, सूंघ भी नहीं सकते, लेकिन केचप को जब अच्छे तरीके से पैक करके दिया जाता है तो यू फील प्राउड और बड़े आराम से जाने देते हो। वो क्या केमिकल ही तो है आपके शरीर में। नाउ आप ये कैसे कह सकते हो कि आप किसी अन्य पदार्थ को दोष दोगे? बताओ। आप सिर्फ किसान को दोष नहीं दे सकते ना कि वो अपने, वो बड़ा बेवकूफ है किसान जो है, वो डाले जा रहा है, यूरिया फेंक रहा है खाने में, इसी कारण मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। किसान मस्ट हैव टू डू देयर जॉब, है ना, प्रिवेंटली अच्छे तरीके से कार्य करे। किसान इज नॉट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप स्वयं भी तो हो। आपको सेव बेचा जाना मेरे लिए इतना आसान है, निधिका जैन जी। यदि मुझे पता लग जाए कि आपके नाम के पीछे जैन लगा है तो मैं लगाऊंगा सेव पे बेस्ट क्वालिटी, और मैं जान जाऊंगा कि जैन आदमी है तो अमीर आदमी ही होगा, है ना। और आके पढ़ेंगी कि अच्छा ठीक है, ये लीजिए बेस्ट क्वालिटी का सेव दे दो, उसको मैं मोम से रगड़ रगड़ के चमकाऊंगा कि ये देखो, और आप आएंगी सो यू विल सी, ओह ये इसमें ज्यादा चमकदार है। यू विल नेवर सी कि इसने क्या किया होगा। पेड़ थोड़ी बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर लगा के भेजेगा। सोच के देखो, है कि नहीं। हमारे नोएडा में बेचते हैं सब जो बड़े बड़े दुकानदार है ना, वो यही काम करते हैं, सेव को पहले चमकाते हैं, बिल्कुल ऐसे चमकता है जैसे उससे प्राण ऊर्जा बह रही हो। बेस्ट क्वालिटी उस पे एक स्टिकर चिपका रहेगा और देन दे विल सेल। वो जो छोटा सा सेव है बेचारा, जो वास्तव में सारी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को लेके आया हुआ है, वो आपके पास नहीं है। आप उसे खरीदना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये और वो, उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि नहीं। मैं अगर BMW से आपके घर योग कक्षा लेने आऊं, सो यू विल रिस्पेक्ट मी अ लॉट रेदर देन कि मैं साइकिल से आऊं। जबकि साइकिल से मैं आऊंगा तो आई एम सो हेल्दी रेदर देन कमिंग बाय BMW और ऑडी, है कि नहीं। तो आपको ये बात समझना होगा। और ये कहाँ से चेंज आएगा? आपके मस्तिष्क से। एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द आइडियोलॉजी ऑफ योर क्लाइंट्स ऑल्सो। आपको ये समझाना होगा कि सर ऐसा है कि हृदय का चक्कर सिर्फ योग की कक्षा करने से शुरू होता है और खत्म होता है, नहीं है। यू हैव टू थिंक कि बाग बकरी चाय या टाटा टी चाय या फलाने ठिकाने चाय, या उसके अलावा मिलने वाला केचप, उसके अलावा मिलने वाला ये रियल जूस। अभी क्या करते हैं, हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो रियल जूस लाते हैं। व्हाट इज दिस? केमिकल नहीं है क्या वो? तभी तो वो बचा हुआ है। नहीं तो तुम कोई सेव का जूस, वो मौसमी का जूस निकाल के प्लास्टिक में आधे घंटे के लिए छोड़ दो, महक जाता है। महक जाता है कि नहीं महक जाता? कोई भी चीज परेशान हो जाएगी। लेकिन आप जो जूस ले आके हॉस्पिटल में दे रहे हो, वो एक एक वर्ष तक वैसे ही रखा रहता है और आराम से आप उसको बेचे जा रहे हो। और आप एक यूनिट यूज कर रहे हो, जब वो बल्क में बनता है तो उसमें न जाने क्या क्या चीजें होती होंगी। समझे? तो हमें हृदय के वॉल्स को पावरफुल बनाना होगा रेदर देन कि बिलीविंग ऑन दैट। अंदर चाहे कुछ भी आए, मैं कह रहा हूं यदि आपका घर, कमलेश जी, आपकी जो दीवारें हैं घर की, अगर वो पावरफुल बन गई तो अंदर चाहे आग लगे, दूसरे कमरे में आग नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना। अगर इधर कोई परेशानी हो तो इधर ही जल भुन के सब खत्म हो जाएगा, वापस से वो आपका घर घर ठीक हो जाएगा। और ठीक तो फिर कर ही लोगे, पेंट वेंट ही तो करना है अपने को, है कि नहीं। हमें वॉल्स पे भी कार्य करना चाहिए। और इस वॉल्स का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी पूरा का पूरा सिस्टम, कोरोनरी जिसको सिस्टम बोलते हैं, कोरोनरी सिस्टम का मतलब द अपर लेयर ऑफ योर हार्ट। हृदय की भाषा में, सौम्य भाषा में, इसे कोरोनरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब बात करते हो आर्टरीज की, आप जब बात करते हो वेन्स की, तो वहां तक आपकी पहुंच इज क्वाइट सिंपल। लेकिन कोरोनरी सिस्टम का ध्यान कौन रखेगा? अब मैं तुमको एक और गजब की बात बताऊं। तुम्हें ये बात पता है कि जब वृक्षासन करते हो देन ऑल्सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट। वृक्षासन के माध्यम से भी यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट। तुम्हारा सिद्धांत तो, अरे नहीं नहीं वृक्षासन में कैसे, ये तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं ना। मैं बताऊं कैसे। वॉट यू आर डूइंग एक्चुअली, जब आप वृक्ष आसन कर रहे हो तो आप अपनी एड़ियों से यौगिक सिद्धांतों के अनुसार C1 नाड़ी को दबा रहे हो, जिसको फेमरलेसिस वेन बोलते हैं, जो कि आपके फीमर के पास से निकलती है। गॉट इट? अब फीमर के पास से निकली तो उसका कार्य क्या है? वाई फीमर, ये फीमर वाली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सोच के बताओ कि ये फीमर जो है उस, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है
क्योंकि बोन मैरो की उपस्थिति होती है। और बोन मैरो यू नो बेटर कि वाई इट इज रिस्पॉन्सिबल। नौ खून की कणिकाएं उधर बोन मैरो में ही तो बनती हैं। यानी जो नया खून बना, जो नए लोग अभी जन्मे, वो जाएंगे और जाके उनकी मुलाकात किससे होने वाली है? हृदय से, हार्ट से। और प्रथम दृष्टया, और ये आपका कर्जा थोड़ी खाया है हृदय की जो लगातार चलता रहेगा, सो रहे हो तो भी चल रहा है, बाकी सभी लोग आराम कर रहे हैं, दिमाग आराम कर रहा है, सब आराम कर रहा है। व्रत में हो तो आपका लिवर भी आराम करने पे चला जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये आपका हृदय कोई कर्जा खाया है क्या? आपने कोई उसको लोन दिया था हृदय को? सो रहे हो तो भी चल रहा है, ऐसा तो थोड़ी है कि मालिक सो रहे हैं चलो मैं भी आधे घंटे का आराम कर लेता हूँ, फिर तुम परमानेंट आराम में चले जाओगे। है कि नहीं? ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको, इसकी फीडिंग्स जो है वो आपके ही डाइट पे तो निर्भर है। अब तुम्हारा खून प्रभावित होता रहेगा तो हार्ट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी इन द सेंस कि हर वो चीज जो आपके खून में बह रही है, वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आपके हृदय को प्रभावित करती है। तो यानी तुम्हारे चेहरे पे यदि पिंपल आ रहा है ना, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी स्किन ही प्रभावित हुई होगी। ये मान लो कि तुम अपने लिवर को भी प्रभावित किए, तुम पैनक्रियास को भी प्रभावित किए, तुम हार्ट को भी प्रभावित किए। क्योंकि ये खून ही तो है जिसका नकारात्मक पदार्थ तुम्हारे चेहरे से निकल गया, क्योंकि तुमने अपने चेहरे को फेयर एंड लवली लगा के कमजोर बना रखा है कि नहीं? इसलिए तो पिंपल बाहर आ गया। नहीं तो हाथ में से पिंपल क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि तुमने हाथ में फेयर एंड लवली लगाई नहीं, ज्यादा से ज्यादा कृपा करते हो तो सन क्रीम में लगाते हो। और सन क्रीम में इतना तुम्हारा लेना देना है ही नहीं है, कौन लगाए सन क्रीम? धूप में थोड़ी डेली जाके बैठते हो। अभी तो क्या है, इंडियन लोग हाथ को छोड़ो मुंह को भी ऐसे बांधते हैं कि सूरज देवता गलती से भी छेद के भी नहीं प्रवेश कर पाते। है कि नहीं? मोटरसाइकिल पे ऋतुजा जी अभी चल रही है, वो तो खैर मुंह खोले हुए हैं। लेकिन जब स्कूटी महिलाएं चलाती हैं या पुरुष भी चलाते हैं तो ऐसे बांधते हैं कि सूरज देवता पुरजोर कोशिश कर लेते हैं कि इसको विटामिन डी फेंक के मैं मार दूं। लेकिन ना, नहीं होता पैक, क्योंकि तुम काले हो जाओगे ना। अंग्रेजों ने तुम पे राज जो किया है, अंग्रेजों की अंग्रेजियत तो तुम्हारे अंदर से नहीं जा सकती, तुम गुलाम हो, मानसिक गुलाम। तो अपनी गुलामी को छुपाने के लिए हृदय को कमजोर बनाओगे। तुम्हें ये नहीं पता कि कैल्सीफेरॉल को यदि, टोकोफेरॉल या कैल्सीफेरॉल को एक्टिवेट करना है, विटामिन डी की तरफ हमें संदर्भित होना है, उसके लिए सूरज की किरणें अत्यावश्यक हैं। अन्य कोई माध्यम आपको नहीं ठीक कर सकता रेदर देन सूरज की किरणें। सूरज की किरणों का मिलना उतना ही आवश्यक है जितना सुबह सुबह आपको चाय मिलना या फिर आपको दोपहर में खाना मिलना। इट इज ऑल्सो फीडिंग सिस्टम ना। सूरज की किरणें आपकी कोशिकाओं को फीड करती है कि नहीं करती हैं? पेड़ पौधे तो बेचारे खाना खाने जाते नहीं, वो आपसे चाय तो मांगते नहीं, वो तो सूरज ही है जिसने उनको पाले रखा है। और आप काले हो जाओगे इस चक्कर में, आप अपना कार्यक्रम खराब रखते हो। और सुबह का आधे घंटा ही चाहिए आपको। यानी इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट मसल्स, जो कोरोनरी आइडियोलॉजी है, पूरी पूरा पूरा जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में आपको सूरज को भी ऐड करना ही होगा। फिर बात आती है आपके खान पीन की। जो खाना पीना आप खाते हो, जो लिवर को सपोज कराते हो, जो लिवर को देते हो, जो पैनक्रियास को देते हो, जो पेट को देते हो, वही सब आपके हृदय को भी मिलना है। तो यदि इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, हृदय की जब बात आए, तो अन्य सारे अंगों की बात उतनी ही जरूरी है। ये बात याद रखिए, उतनी जरूरी है। इट्स नॉट ओनली हार्ट। और ये अच्छी बात है कि लिवर बहुत पावरफुल ऑर्गन माना जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत गंदा पदार्थ झेल जाता है। सबसे जबरदस्त ऑर्गन शरीर का है लिवर ही। ठीक है? लेकिन जब बहुत ज्यादा शुगर हो जाए तो वो तो फेंक देता है। लिवर की खासियत यह है कि वो अपने पास कुछ नहीं रखता टॉक्सिक आइटम, कोशिश करता है फेंकता जाए फेंकता जाए। वो लिवर फैटी हो जाए तो अलग बात है। लेकिन हृदय के साथ ऐसा नहीं है। हृदय का खून बहता तो है, लेकिन आप जानते हो कहां से उसके ऊपर अटैक कर रहे हो? जैसे मुझे अटैक करना हो कुणाल पे, तो मैं उसके दरवाजे के माध्यम से ना घुसूं, मैं धीरे धीरे पृथ्वी खोदूं और पृथ्वी खोद के अंदर से उसको खींच लूं। अभी भूकंप आए, तुमको मारना हो, तुम लोगों को, भगवान को, मुझे ही मारना हो, मैं लगभग 40वीं मंजिल पे बैठा हुआ हूं, तो भगवान क्या करेंगे? चुपचाप पकड़ के मेरी बिल्डिंग को ऐसे हिला देंगे धीरे से, मैं नीचे। है कि नहीं? तो यही तो है तुम्हारे हार्ट के साथ भी। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने हार्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट में नहीं ला रहे हो, मांसपेशियों को प्रभावित कर रहे हो। मांसपेशियां धीरे से ऐसे हिला देती हैं, वो तुम्हारा कार्यक्रम जो है अंदर, या प्लेक बाहर। प्लेक जो है, प्लेक समझ रहे हो ना? कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में जो फैटी आइटम जो बन के आया, वो आ गया बाहर, खून को रोका, खून खत्म, जय हिंद जय भारत, तुरंत अटैक आया तुम्हें। अब तीसरी जो चीज है और सबसे महत्वपूर्ण हार्ट अटैक की, वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम।
मेरी आपसे बातचीत इसलिए हो जा रही है, आप इंडोनेशिया में बैठे हो, आप न्यू जर्सी में बैठे हुए हो, मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ, कुछ लोग वियतनाम में हैं, कुछ भारत के अलग अलग राज्यों से सभी लोग बैठे हुए हो। मेरी आपसे बात किस माध्यम से हो जा रही है? एक सैटेलाइट है ना पृथ्वी के पार, जो आपके संदेश को भेज रही है, मेरे संदेश को भेज रही है, और सेकंड भर में, मतलब आप सेकंड भी नहीं लग रहा, मेरी बात मैं यहां बोलता हूं और आपके पास पहुंच जाती है। सेकंड भी नहीं लग रहा है कि नहीं? और पूरे विश्व में जा रही है। हमें हमने एक सिस्टम का उपयोग किया, और उस सिस्टम से होके हम लोग एक दूसरे की बात को सुन समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हृदय भी है। हृदय को भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से होके गुजरना पड़ता है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरोमेटिक सिस्टम इसके लिए उत्तरदायी है। ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है ना, सडन कार्डियक अरेस्ट, देखो हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में बेसिक डिफरेंस यही है। हार्ट अटैक जो है इट्स अ स्लो प्रोसेस रेदर देन अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में खत्म, कहानी तुरंत आया, वो प्रोसेस जो फ्लो है वो बिगड़ा, और फिर आप गए। फ्लो बिगड़ा, यानी 1 से 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड्स। आप नृत्य कर रहे थे, आप बैठे हुए थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने हाथ पकड़ा, क्योंकि ये जो दिमाग था इसको भेजना था, एक 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 सिग्नल भेजना था, एक सिग्नलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और वो प्रोसेस खत्म। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे ये मेरी वीडियो खत्म। इतना ही समय लगेगा मृत्यु को प्राप्त करने में, क्योंकि सिग्नल समाप्त हो गया। अब सिग्नल कहाँ से पावरफुल होगा भाई? सिग्नल पावरफुल करने के पीछे भी आप ही जिम्मेदार हो। द थिंग इज कि आपके अंदर का भाव, उद्वेग, संवेदनाएं, दर्द, पीड़ा, कराह, और अंत में जो बोलते हो कि दिल टूट गया मेरा, वो दिल नहीं, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम टूट रहा है। उसके चक्कर में सही में टूट जाएगा, समझे? और फिर काम खत्म। जय हिंद, जय भारत। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को कौन काउंटर कर सकता है? ईदर यू, और योर फीलिंग्स, और योर आइडियोलॉजी, और लेट इट गो वाली कंडीशन, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। क्योंकि दवाओं ने तो अपना असर आपके ऊपर छोड़ा ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को प्रभावी करने के पीछे देवियों सज्जनों दवाओं का बहुत बड़ा उपयोग है। जो ये मेडिकल साइंस की विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के शब्द हैं। आई विल शेयर यू द नोट्स। जब मैं आपको नोट्स दूंगा हृदय पे, तो यू विल बेटर गेट इट कि मैं क्या कह रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और ये कैसे ठीक हो सकता है? जस्ट बाय टॉकिंग समवन। किसी पे क्रोध दिखाना, गुस्सा करना, किसी पे प्रेम दिखाना, किसी के प्रति ध्यान रखने वाली व्यवस्थाओं में अग्रसित हो जाना, अपेक्षाओं का कम किया जाना, द्वेष उत्पन्न करना, द्वंद्व उत्पन्न करना, घृणा उत्पन्न करना, लगाव उत्पन्न करना, इत्यादि सारी चीजें आपके मस्तिष्क के मैग्नेटिक सिस्टम को, सिस्टम को, जिसके कारण से ये वेव्स जन्म लेती हैं, जो जो सिद्धांत कहता है, वो आपके लिए लाभकारी है। अब अगेन आओगे कि सर योग में तो ये बातें बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि होना चाहिए। ये मनुष्य का एक निगेटिव टर्म है, मनुष्य के लिए एक नकारात्मक तत्व है, परंतु जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तत्व भी है। यदि आप समाधि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आपके अंदर उत्पन्न हुआ द्वेष आपके बहुत सारे नकारात्मकताओं को सोख लेता है, सोख कर लेता है, और जैसे ही आप वो द्वंद्व, अपना द्वेष किसी के समकक्ष प्रस्तुत करते हो, उसी क्षण आप फील करते हो कि बहुत न्यूट्रल आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। अपना दर्द, अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना व्यवहार किसी के साथ साझा करने के साथ ही आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रो सिस्टम को, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं कह सकता हूँ, यू विल टेक केयर ऑफ इट। आप उसका ध्यान रख पाते हो, राइट? सो इन सारी बातों को कलेक्ट करके पुनः हम लोग वापस हृदय महोदय के समकक्ष प्रस्तुत होते हैं। अब आप देखिए इस हृदय की कंडीशन। ये लाल रक्त कणिकाएं हैं जो एक स्पेसिफिक शेप में होती हैं, ठीक है, आलपेनलीबे की टॉफी की जैसे। ठीक, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस होता तो शायद और बहुत लाभ होता। यही चैम्बर्स हैं, देखिए इन्हीं का नाम चैम्बर है। एक चैम्बर आपको इधर दिख रहा होगा, एक चैम्बर आपको इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ये जो लाल वाला है, और एक ये नीचे है। 4 चैम्बर्स हैं, और बेसिकली इसमें 3 वॉल्व होता है, एक इधर, एक इधर, और एक इधर। लेकिन 2 ये वॉल्व अति महत्वपूर्ण होते हैं।
और ये वॉल्व्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप सो रहे हो तो भी इसको न्यूरॉन्स कंट्रोल किए हुए हैं। इसलिए द्वेष द्वंद्व कम पालना चाहिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भी इनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये जो हिस्सा है जिसको हम राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, नाम नहीं भी याद होता है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। सिस्टम आपके दिमाग में भरा होना चाहिए कि आखिर ये चल कैसे रहा है। ये राइट आर्ट्रियम जो है वो पूरे शरीर के रक्त को blood from आपके, whole body देखिए, आपकी होल बॉडी, आपकी कह रही है कि पूरे शरीर से रक्त इसको अंदर लेके आ रहा है, और फिर ये यहाँ से वॉल्व ओपन होता है, और फिर ये धीरे धीरे आपके लंग्स की तरफ इस व्यवस्था को अग्रेषित करता है। ये लंग्स की तरफ जा रहा है। लंग्स की तरफ ही क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां इसे ऑक्सीजन मिलने वाला है। और ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? यहाँ फिजिक्स का सिद्धांत लगाया है ईश्वर ने कि यहाँ प्रेशर होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर के कारण खुल जाएगा। इसको एक ही मार्ग मिलता है, और ये उधर लंग्स में, इस साइड में जो लंग्स होगा, उधर हवा के दबाव के कारण ये स्वतः वहां पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको यदि हृदय का ध्यान रखना है तो ये बात याद रखिए, सबसे सॉलिड माध्यम है प्राणायाम। सबसे सॉलिड माध्यम, क्योंकि तुम आसन से जब तक पहुंचोगे पहुंचते रहोगे, खून को तेज भगाओगे धीरे भगाओगे पहुंचते रहोगे, लेकिन सबसे सॉलिड माध्यम है हृदय तक पहुंचने का, वो है श्वास। अगर आपके पास उचित माध्यम की श्वास है, और ये श्वास ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से जिस जो नॉर्मल प्राणायाम के माध्यम से, यज्ञ वही धर्म, यज्ञ नाम की एक प्रणाली भी है आपकी विधा में, जिससे निकलने वाले सकारात्मक धुएं भी आपके लंग्स के माध्यम से खून की कणिकाओं को पावरफुल बनाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यज्ञोपैथी देखेंगे, कभी आप हरिद्वार हमारे विश्वविद्यालय जाएंगे तो आपको वहाँ यज्ञोपैथी पे होने वाले रिसर्च के विषय में पता चलेगा। आप पतंजलि विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ भी आप इस बात को देख पाइएगा। वैदिक परंपराओं में जो भी लोग रहे हैं उनको ये बात बाखूबी पता है कि किस चीज को जलाने से क्या लाभ होता है। तुमने कभी देखा होगा कि तुम्हारे माता पिता ने ऐसा किया होगा कि तुमको नजर लग गई हो तो कुछ जला के उसमें डाल देते हैं ना, कि चलो एक काम करो, मिर्च छोंक दो, मिर्च छोंक दो, अगर वो ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब तुम्हें नजर ज्यादा लगी हुई है। इट्स ऑल अबाउट आयुर्वेद। चलो कुछ नहीं तो काली मिर्च जला दो, लोहबान जला दो, है ना? ये सब क्या कर रहे हो तुम बेसिकली? ये सब तुम उसका, उन सब का धुआं निकलने वाला धूम्र जो है वो आपके श्वास के माध्यम से आपकी रक्त वाहिकाओं से सीधे मिल जाता है, डायरेक्ट मिलता है। खून तक मैं किन माध्यमों से पहुंच बना सकता हूं? मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं इंजेक्शन तो लगा नहीं सकता आशीष, तुम्हें नहीं लगा सकता ना। नहीं तो मैं क्या करता, मोटा सा इंजेक्शन ला के ठोंक देता तुम्हारे शरीर में, है कि नहीं? सीधा संपर्क हो जाता है। लेकिन यदि मुझे धुआं भेजना है, वो धुआं नहीं सिगरेट वाला, गांजे वाला नहीं, सकारात्मक धुआं। तुम नकारात्मक धुएं की बात करते हो, तुम सिगरेट पीते हो इसलिए तुम्हारा हार्ट अटैक होने की संभावना अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि आपका कार्य है सिगरेट पीना। परंतु यदि आप इन्हीं धुएं को रिप्लेस करें अन्य धुएं से, अच्छा एक और सिद्धांत ये, जो नेचर नेचर वाले लोग हैं, ज्ञाता लोग, बड़े बड़े ज्ञाता लोग मेरे से मिलते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं धुआं तो कार्बन है, वो तो बेकार करेगा। अरे ठीक है, कार्बन तो तुम वैसे भी ले रहे हो, तुम्हारी शरीर भी कार्बन है कि नहीं है? तुम्हारी शरीर कम कार्बन है क्या? खतरनाक कार्बन तो तुम ही हो, सबसे बड़े इस समाज के कार्बन तुम खुद हो, कि तुम्हें पता नहीं कि क्या चीज क्या है, कैसे चल रही है। जिस चीज के विषय में मुझे पता ही नहीं है उस चीज के विषय में मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ सुमिति जी? है ना? मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेकंड, तो आपको क्या लगेगा? कह रहे सेकंड क्या, वही जो घड़ी में एक बार इधर से इधर चला जाता है वही तो है सेकंड। और आप सही हैं, परंतु मैं उससे ज्यादा सही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रांस में एक एक सिस्टम रखा हुआ है जिसका नाम है प्लेटिनम इरिडियम, एक धातु है। वो धातु 91 92 63 17 70 बार कंपन करती है। तो वो जितने समय में वो कर जाती है वो समय एक सेकंड कहलाता है। सो आई एम सो, आई मीन सो श्योर अबाउट दैट ना। मेरा भी ज्ञान सही है, लेकिन आप वाला भी सही है कि वो घड़ी उतना ही गई। इसलिए तुम्हें यज्ञ के ऊपर प्रश्न पूछने का या उसके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का अधिकार उतना ही कम है जितना तुमने सेकंड की परिभाषा में बताने में देरी लगाई। गॉट इट? आपको आपके रक्त तक पहुंचने का सर्वाधिक उत्तम माध्यम है। गांव में पहले के लोग मच्छर भगाने के नाम पे नीम की पत्तियों को जला दिया करते थे। आपने देखा होगा कि नीम की पत्तियां जलाई जाती हैं ताकि मच्छर भाग जाए। अब मच्छर भागे ना भागे, तुम्हारे अंदर का नकारात्मक विजातीय द्रव्य जरूर भाग जाता है।
फिर सुबह सुबह उठ के तुम उसी नीम का दातुन कर लेते थे। अभी तुम्हारे यहाँ कॉइल जलता है, मच्छर भगाने के लिए तुम ले आते हो मॉस्किटो कॉइल और वो सूंघते हो। तो जहर सूंघ रहे हो और फिर बोलोगे कि मेरा हार्ट अटैक ना हो, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे बढ़िया तो मच्छरदानी लाओ, उसको लगाओ, उसके अंदर पड़े रहो, मच्छरों से दूरी बनाओ, है कि नहीं? पहले लाल चींटियां काटती थीं तो उसका एसिड भी आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। आप वैज्ञानिकों से पूछिएगा कि लाल चींटियों से निकलने वाला एसिड आपके शरीर के लिए हेल्दी होता था। अभी तुमने तुम्हारे टाइल्स पे अगर एक रत्ती, एक किसी का मतलब बाल भी गिरता है तो वो इतना सुंदर टाइल्स है कि वो दिख जाता है कि अरे ये किसका बाल गिरा, झाड़ो झाड़ो इसको साफ करो, तुरंत हटाओ। है कि नहीं है? तो अगर आप उस चीज को ऐसे देखोगे तो फिर आपके लिए आपका हृदय प्रताड़ित होना, यानी आप अपने आप को बहुत सौम्य बना चुके हो पहले की अपेक्षा। जब आप रिजिडिटा में जाओगे, जब आप रिजिडिटी में जाओगे, जब आप कठोरता में जाओगे, यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीजें आपके लिए उचित हैं। वापस हृदय की तरफ रुख करेंगे और धीरे धीरे अपने हृदय का अनुसरण करेंगे कि क्या चल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बाहरी दीवालों का अनुसरण करना भी आपके लिए जरूरी है, उतना ही जितना इस आंतरिक दीवाल का अनुसरण करना है। अब वापस ये खून आ रहा है, ये लाल वाले जो हिस्से में आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन्स जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से रक्त आपके शरीर में प्रवेश कर जा रहा है। लेफ्ट आर्ट्रियम होते हुए, वेंट्रिकल्स होते हुए वापस ये आपके शरीर में। ऊपर वाले को जनरली आर्ट्रियम बोलते हैं। इसे अगर साधारण भाषा में याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो ABCD में ए ऊपर आता है ना, तो ए ऊपर आता है, यानी ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ये लोग आर्ट्रियम लोग हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स लोग हैं। सिंपल प्रोसेस है इसे याद करने का। नहीं भी याद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ज्ञान इस बात पे निर्भर नहीं करता कि तुम आर्ट्रियम और वेन्स नाम ले रहे हो। अब तो इस बात पे निर्भर करता है कि तुम किसी चीज को दार्शनिक स्वरूप में कैसे समझ जाते हो। बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू बी अ साइंटिस्ट, यू आर जस्ट अ फिलोसफर। सो ट्राई टू डेवलप योर फिलोसफी बिलोंग्स टू साइंस, है ना? ऐसे विज्ञान से आप अपने दर्शन को डेवलप कीजिए कि यदि कोई वैज्ञानिक बैठे तो उसको ये ना लगे कि अरे कैसा ही पागल आदमी है कि नहीं? पागलों जैसी हरकतें बस ना करें, बाकी सब ठीक है। ये आपका हृदय है और ये आपके शरीर में रक्त को भेज रहा है। हर जगह, हर तंत्र, हर संवेदनाएं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो आपके हृदय का ध्यान रखती हैं, क्योंकि जो भी आप खा पी रहे हो वो सब पहुंच रहा है। और ये जो ऊपर हृदय के ऊपर ये आपको दिख रहा है ना, इसी का नाम कोरोनरी आर्टरी और वेन है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये छोटी छोटी वहिकाएं जो है, ये भी महत्वपूर्ण होती हैं। आपका खाया हुआ पदार्थ लीवर इसी इन्हीं के माध्यम से हृदय की अनुरक्षा कर पाता है, हृदय का संरक्षण कर पाता है। और उसके संरक्षण के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि आप लोग अच्छे पदार्थों का भोजन करें, अच्छे पदार्थों को अंदर लें, अंदर अपने शरीर में भेजें और लिवर उसका बहुत विशिष्ट स्वरूप में ध्यान रख सके। इसी क्रम में हम एक और वीडियो का अध्ययन करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल नाम की व्यवस्था कार्य कैसे कर रही है। ये आपका हृदय है। एक इसमें इसमें एक चीज देखने लायक है, वो है ये। आप देखो, ये देख रहे हो कितना बड़ा सिस्टम है आपके शरीर में फैला हुआ, राइट? जब आप इस सिस्टम को देखते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि ये क्रम बहुत आवश्यक है। और ये हृदय के धड़कने की गति है। ये देखो हृदय कैसे धड़क रहा है। लपटप बोलते हैं इसे भाषा में अपने। अब ये रहा लिवर जो प्रोड्यूस कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, और ये रक्त में, रक्त वाहिकाओं में सीधे सीधे आते हुए जा रहा है। ब्लड बहुत तेजी से भाग रहा है और उसके साथ ये भी जाना शुरू है। धीरे धीरे ये पहुंचता है आपके लिवर, आपके हार्ट के प्रोडक्शन के लिए, हार्ट को सपोर्ट देने के लिए, हार्ट के कार्य के लिए। और ये आपके श्वास की गति, जब आप, अच्छा एक चीज और इसमें प्राणायाम समझ लेना, जब आप प्राणायाम करते हो तो ये वाली जो गति है ना, ये जिस गति से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस गति पे आपका बहुत बड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है यदि आप ढंग से प्राणायाम सीख जाते हो तो। अभी तो प्राणायाम में उल्टी सीधी सांस ले रहे हो। ये कोलेस्ट्रॉल था जो आपके उस वाहिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण आपका हृदय स्थापित हुआ है। अब देखो ये अंदर पहुंच जाएगा, ये घुस के अंदर देखो, देख रहे हो सारा ये जो विजातीय पदार्थ है। और ये अंदर पहुंचने के बाद वहाँ इंटरनल जो आपके शरीर कोशिकाओं के अंदर पदार्थ हैं, उनके साथ मिलके और इनको प्लेक में परिवर्तित कर देता है।
और फिर ये बना छोटा सा एक कोलेस्ट्रॉल बड़ा सा प्लेक बन के धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। और यही फैलाव जहां से हजारों कोशिकाएं पार हो रही थी पर मिनट, अब धीरे धीरे सैकड़ों में परिवर्तित होती है, फिर 50 में परिवर्तित होती है। और फिर ये परिवर्तन आपके लिए घातक स्वरूप लेता चलता चला जाता है। और कालांतर में खून ना पहुंच पाने के चक्कर में आपका हृदय जो है वो प्रभावी होता है। और यही प्रभावशीलता आपको धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ढकेल देती है। और यही मृत्यु आपके लिए कष्टदायी बनती है। हृदय के आघात के कारण आप जय हिंद जय भारत हो जाते हैं। राइट। तो हमें ये बहुत सारी इन इन विषय वस्तु को बहुत तरीके से बहुत क्लोज होके समझना होगा कि हमें किस तरीके से अपने इस हृदय के साथ मतलब कार्य करना है। मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। 2 वीडियोस मैं आपके ग्रुप में साझा कर दूंगा। उन वीडियोस को आप 20 से 25 बार देखिएगा, जब भी मौका मिले तब ज़रूर देखिएगा। और उससे लोगों को भी जागृत करने की कोशिश कीजिएगा। डाउनलोडेड वीडियोस हैं, मैं आपको वो भेज दूंगा। किसी यूट्यूब के किसी चैनल से कहीं से निकाला गया वीडियो होगा, आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये याद है कि आट्रियम क्या है या वेंट्रिकल क्या है, सुपीरियर वेना कवा क्या है, लोअर वेना कवा क्या है, क्या चीज़ कैसे कार्य करती है, मतलब किसका क्या नाम है। लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप हृदय के अन्य जो मूल कारण हैं उनको प्रभावी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और एज अ योगा टीचर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हार्ट by help of किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, इंद्रियां एंड बातचीत करने के टेक्निक से। खुद जाके तुम्हारा ब्लड प्रेशर जाके किसी का बीपी बढ़ा दो, क्लास हो 8 बजे की और पहुंचो 8:25 पे पर डे, तो क्लाइंट का हार्ट अटैक तुम्हारे चक्कर में पहले हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्लास 8 बजे और 8:30 बजे पहुंच के देखो। ठीक, वो क्लाइंट अपेक्षा करे कि गुरुजी आने वाले हैं, तुम्हें गुरुजी गुरुजी बोलो, तुम टी शर्ट और जीन्स पहन के पहुंच जाओ। सर एक्चुअली यहीं पास में ही एक पार्टी थी तो मैं सोचा कि आपकी क्लास लेके पार्टी में चला जाऊंगा, तो मैं जीन्स पहन के आ गया था। अरे तुम पार्टी करो या मत करो, हु केयर्स, वो तुम्हें पैसा दे रहा है। तुम्हें कुर्ता पैजामा पहन के जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो छोड़ दो योगा। नहीं तो टी शर्ट पहन लो, टी शर्ट और लोअर पहन के जाओ, लेकिन कम से कम अपने औचित्य में जाइए। बदबूदार टी शर्ट पहन के पहुंच जाओ, अब तुम्हें सूंघ के बेहोश हो जाए आदमी, तो ऐसा भी ना हो। मतलब इट्स ऑल ऑल योर पर्सनालिटी ना। आप अपनी अपने आवरे से भी आप योग कक्षाओं को ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है जागृति, सकारात्मक जागृति समाज में लाने का काम आप निभा सकते हो। राइट। एनी क्वेश्चंस? सो लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस? अब सोच रहे होगे तमाम कि सर। क्या ही पूछे प्रश्न। आपके पास 7 मिनट एक्यूरेट है, इन्हीं 7 मिनटों में मेरे से पूछ लीजिए, फिर मैं अगली मीटिंग के लिए भी निकलूंगा। हाँ सुमिति जी, प्रश्न से शुरुआत करते हैं, कहिए ना। हरिओम सर। सर सेशन वाज अमेजिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीजें बाउंसर भी गई हैं। हाँ ठीक है, बाउंसर्स तो लेकिन जाएंगी अभी। एक देखो, 5 सेशन में बैठ के सारी चीजें तो डन हो नहीं जाएंगी। अब कार्डियोलॉजी वाले जो हैं बेचारे, वो पढ़ पढ़ के 5 साल पढ़ते हैं, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं। 1 घंटे में पूरा हृदय थोड़ी समझ जाओगे। लेकिन यस, आई एम डैम श्योर कि मेरे उद्देश्य को समझ गए ना, वो जरूरी है। जी मेरे अंदर जो जो जी। पीड़ा थी, उस पीड़ा को आप महसूस कर पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो पीड़ा आप तक पहुंच जानी चाहिए। मेरा फिर जाग जाओगे तो हाँ पहुंच मेरा कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। नहीं, शुरुआत हो गई है डेफिनेटली। हम्म। काफी सारा माइंड बॉगलिंग आप शुरुआत से ही ऐसे करते हो। आप दिमाग में इतने सारे छोड़ देते हो ना आप कीड़े, बाद में हम लोग फिर संभालते हैं, अपने आप रिसर्च करनी पड़ती है। राइट। आपसे एक पता नहीं, मुझे ये जल्दी तो नहीं पूछ रही हूँ मैं कि समय आया है ठीक से कि पूछने का नहीं पूछने का, कि मतलब एक एक फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत मैम ने कल बताया था, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है एक एसिडिटी अटैक का और एक हार्ट अटैक का। लेकिन वो हम अपनी समझ से जो छोटी सी हम फर्स्ट एड दे पाए उस इंसान को, क्योंकि कुछ मिनट्स का ही खेल होता है, और कुछ जैसे आपने आज बताया कि कार्डियक अरेस्ट में तो कुछ सेकंड्स का खेल है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, हम ऐसा राइट। क्या उसको फर्स्ट एड मैं दें। मैं आता हूँ इसी विषय पे।
हम लोगों ने अपने पूरे सेशन के सिलेबस को ऐसे ही प्लान किया है कि जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो एंड ऑफ द डे मैं आपको 15 तारीख को जब मैं आपके साथ बैठूंगा तो मैं आपको यही बताऊंगा जिस दिन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि व्हाट रेमेडीज क्या क्या दें, खाने में क्या पदार्थ आपको देना है, क्या सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे शुरू करते हैं, कैसे सीखते हैं, और जब ऐसा इलेक्ट्रो फेलियर हो सो व्हाट इज योर मेजर कंसर्न, किसी को बचा कैसे सकते हो, और गलती से किसी दिन क्लास ले रहे हो और योगा क्लाइंट मरने ही वाला हो तो छोड़ के भागना नहीं है, नहीं तो पता चले कि तुम्हें जेल हो जाए जीवन भर की। तो वो टेक्निक भी मुझे बताना है आपको, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ ये है, मैं उस टॉपिक को इसलिए मैंने आपके समकक्ष नहीं रखा है अभी, कि जब आप 5 दिन का वर्कशॉप कंप्लीट कर लोगे ना तो पहले आप उस परेशानी को अच्छे से उससे रूबरू हो जाओ, फिर उसके बाद उसको उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कल की कक्षा जो होगी उसमें योग आसनों को देखोगे, परसों की कक्षा में योग आसन देखोगे, फिर उसके बाद थोड़ा उनसे उनसे माइंड वो करोगे, उनसे पूछोगे, तो अंत में आपके पास जो प्रश्न आएगा जी सर नीचे आएगा। अच्छा बस बोले बोले 2 मिनट में आता हूँ मैं, 2 मिनट में हाँ सर, गाड़ी नंबर पूछ रहे ना उनका क्या, सॉरी गाइस। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप ये जान जाओगे ना, जब एंड ऑफ द डे आपको ये पता लग जाएगा कि यार क्या क्या परेशानी है, तो फिर आप मेरे से सारे प्रश्न पूछना, आई विल लेट यू नो कि ये सीपीआर कैसे होगा, क्या डाइट देते हैं, सोडियम क्या होता है, पोटेशियम कैसे कार्य करता है, इवन सोडियम का भी बहुत बड़ा उपयोग है, तो ये सारी चीज़ें भी बाकी हैं। वन डे आई कैन नॉट फिनिश ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको हेलो हाय बताया है, अभी तो योग में ही मैं बताऊँ तो 2-4 घंटे लग जाए आपके दिमाग का। But meanwhile, just wait for the certificate time, हाँ। निधिका जैन जी का प्रश्न है। हाँ सर हाँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि कार्डियक अरेस्ट ऐसे सुनने में आता है कि जो लोग फिट होते हैं उन्हें ज्यादा आता है, हम्म। और हार्ट अटैक जो एक्चुअली केयरलेस होते हैं उन लोगों को ज्यादा आता है। तो See, इसमें मतलब कितना सही है और नहीं, रीजंस मैं क्या हो आपको सकते बताऊं, हैं कार्डियक अरेस्ट के, फिट ये मुझे फिट समझना है। फिट होने की परिभाषा जो है वो पहले तो तय नहीं की जा सकती कि फिटनेस इज व्हाट, राइट। हम लोग योग में भी फिटनेस की बात जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मोटे को अनफिट मानते हैं। अब अयंगर गुरु जी अनफिट थोड़ी थे, या अभी जो इनके जो पट्टाभी जो इसके जो पुत्र थे उनको हार्ट अटैक हुआ वो मर गए, है कि नहीं, तो वो अनफिट थोड़ी थे। बात ये है कि डिपेंड करता है कि आपको आपकी फिटनेस की परिभाषा क्या है। मानसिक रूप से आप बहुत प्रताड़ित हैं तो आप अनफिट हैं, चाहे शरीर आपका कितना भी फिट हो। आपको पता है भरत ठाकुर जो थे एक जमाने में योगा के जाइंट माने जाते थे, हाँ, लेकिन वो मानसिक रूप से अनफिट हुए और उन्होंने योगा ही छोड़ दिया। तो फिटनेस और नॉन फिटनेस की परिभाषा बहुत अलग होती है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि फिट लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है, ऐसा नहीं है। कार्डियक अरेस्ट किसी को भी आ सकता है और हार्ट अटैक भी किसी को आ सकता है, ओके। डिपेंड्स कि किसके अंदर किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो कैसा है, इलेक्ट्रो फ्लो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो पे डिपेंड करता है कार्डियक अरेस्ट का सिस्टम। ओके। सर वो किस चीज से अफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फ्लो हाँ, आपका? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपकी दवाओं के कारण एकमात्र चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करती है सबसे ज्यादा, वो है आपकी वो दवाएं जो बहुत कम शोध के उपरांत भेजी गई हैं। जैसे अभी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन लोगों ने ये लिखा कि आपके शरीर के ऊपर जो कोवैक्सीन जो सेकेंड डोज आपको लगाया गया है वो आपके नर्वस सिस्टम के बहुत सारे हिस्से को कमजोर कर चुकी है, जो किसी भी समय आपके मस्तिष्क से निकलने वाले फ्लो को काउंटर कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। एक तो मेजर कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरे कारण के तौर पे भाई आपका स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद इत्यादि इत्यादि चीजें भी आपको प्रभावित करती हैं। और तीसरा कारण तो कर्म विपाक का जे जस करहि ताहि फल चाखा है ना। तीसरा जो योगिक सिद्धांत है, हम लोग देखिए हम लोग का सिद्धांत इतना फॉलो नहीं करता योग वाला। हमारा तो ये है कि जैसा कर्म करोगे वैसे मर जाओगे, तुम्हें हार्ट अटैक से मरो, तुम्हें सो रहे थे छत से गिर गए मर गए, अब कोशिश करो तो फिर ढूंढो तो बहुत सारा कारण है। बट इन द पॉइंट अगर साइंटिफिक बात करें तो यही 2 कारण अभी तक फाइंड किया गया है जो इलेक्ट्रिक फेलियर माना जा रहा है हार्ट का। सर ऋतुजा एक जी का एक डाउट प्रश्न इसी लेते हैं। कंटेक्स्ट में और था कि जीन्स भी इसमें मतलब जेनेटिक रीजंस भी होते हैं क्या कार्डियक अरेस्ट के? जीन्स के विषय में बहुत रिसर्चेज नहीं की गई हैं, बहुत रिसर्च नहीं है इस समय कि जीन्स को मान लिया जाए कारण। हालांकि एंड ऑफ द पॉइंट अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो जीन्स उतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि आपको हृदयघात दे सके, मेरा अनुभव ये कहता है। अभी इस पे लेकिन रिसर्च से संबंधित मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, और बिना रिसर्च की बात करना इज लाइक हवा में तीर मारना, है ना। तो उस पे मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ ऋतुजा जी का, क्योंकि कोई वेट थैंक कर यू रहा है सर। मेरा नीचे।
हाँ, जो आपने अभी बताया कि इसमें कार्डियो हेल्थ हमारी कितने मैटर करती है, उसमें जो रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो मायने रखता है क्या, एंड हाँ सेकेंडली जो कोलेस्ट्रॉल का कैल्सिफिकेशन होता है मीन्स वो जो शरीर आवरण बनाता है, व्हाट आर द अदर रेमेडीज जो हम थ्रू ब्रीदिंग पहुंच भी जाते हैं, मगर क्या ये बाकी के पैरामीटर्स इतने इम्पोर्टेंट है विच आर गोइंग टू लाइक अफेक्ट ऑन योर हार्ट हेल्थ, और अगर चेंज करना है तो कार्डियो और योग मीन्स योग सिर्फ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ है, सब है। तो इसको जब हम देखेंगे तो किसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस भी देना है मीन्स मैं अलॉन्ग विद यही द यही ब्रीदिंग एंड बात ऑल अभी दैट। अभी मैंने ये बात कही आपसे कि हमें, जब आपका पहला प्रश्न जो था कि सेडिमेंटेशन रेट को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं और उसका क्या क्या ऑप्शंस है, द थिंग इज दैट, दूसरी चीज जो ये है कि इसके पास हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। सो मैंने अभी बताया ये सुमिति जी को भी कि द लास्ट डे जब हमें ये सारा अध्ययन पूर्ण हो जाएगा, जब आपके उस नोट्स को बनाए, जब आपको मैं दिव्यास्त्र दे रहा हूँगा कि ये लो ब्रह्मास्त्र स्वीकार करो, ये लो अपना पाशुपतास्त्र स्वीकार करो, उस दिन मैं आपको ये सब लिखवा दूंगा कि किसकी किस, जैसे कैल्सिफिकेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे आपको क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल टैकल करना है, कैसे कम जाए कोलेस्ट्रॉल, कैसे वो प्रोसेस्ड हो जाए जल्दी, लिवर पावरफुल करके भी हार्ट को कैसे ठीक रख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इत्यादि का भी उपयोग क्या है, जिंक जैसी चीज़ों का भी उपयोग क्या है, ये सब मैं केमिकल प्रोसेसिंग आप सभी को एक एक शब्द में लिखवाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, उनके लिए सब बाउंसर है। ये सेडिमेंटेशन रेट क्या बता दिया, ये एमसीवी क्या बता दिया, पीसीवी क्या बता दिया, ये बाउंसर है सबके लिए। तो जब आप लिखोगे ना, तो लिखोगे तो पता लग जाएगा कि बेसिक बेसिक है। तो लास्ट डे आई विल लेट यू नो कि क्या सॉल्यूशन है, इस हार्ट अटैक की कार्यशाला का सॉल्यूशन क्या निकला। क्योंकि अभी तो मेरी मेरी आदत है, जैसे सुमिति जी ने कहा, कि मैं परेशान करके छोड़ दूंगा सो दैट आपको लगे 2-3 दिन की, अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे को ही हो जाए, है ना। तो अभी परेशान रहो 2-3 दिन, लेकिन मीनवाइल एंड ऑफ द डे आई विल लेट यू नो। ठीक है। चलिए, आज मैंने, मेरा जो उद्देश्य था कन्वे करने का, वो बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपके बीच में भेज दी है कि यार हार्ट इज नॉट ओनली हार्ट, हार्ट इज समथिंग हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑल्सो। अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, हार्ट ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। अ फैमिली दैट मीन्स लिवर, पैनक्रियास, ईच एंड एवरीथिंग, माइंड, इंद्रिय, स्किन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। और कोई परेशानी हो तो कीप शेयर एंड आई एम अवेलेबल। मैं तो सोच रहा हूँ एक ऑनलाइन ओपीडी भी लगाना शुरू करूँ, है ना। हर सैटरडे संडे की बैठूं सबके साथ बैठ के, आधे घंटे बातचीत हो, हेलो हाय हो, क्लाइंट्स की रिपोर्ट, इतनी रिपोर्ट्स आती है मेरे पास, हर 4 दिन बाद एक रिपोर्ट आ जाएगी, मतलब 20 लोग। अभी सोना की देखो, अभी बैठी है, वो सोचेगी मेरा रिपोर्ट बता देना, मैंने उसको प्रॉमिस किया क्लास के बाद बताता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती है, बट मीनवाइल ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आइए अब शांति पाठ करते हैं, अब की कक्षा को समाप्त करेंगे, किसी और से मिलना भी है मुझे, तो लोग इंतजार करें। बहुत बहुत सर। धन्यवाद। ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति, सर्व अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हाथ रख करके आंखों पे लगा लीजिए। आज के समय सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सभी लोग नाम लिख के भेज दीजिएगा ग्रुप में। आई विल शेयर यू द सर्टिफिकेट्स बाय एंड ऑफ द डे टुडे। हो सकता है आज ही भेज दूं, क्योंकि कल परसों मेरे को ट्रैवल भी करना है आउट ऑफ दुबई। 2-3 देशों की यात्रा है, तो ऐसे में आई विल शेयर योर सर्टिफिकेट्स, और कक्षा होगी, लेकिन क्लास जरूर ज्वाइन करना, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।